हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्टार्ट करेंगे एक बहुत अर्जेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। एक्चुअली हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले मतलब परसों रात में हम लोगों ने ईडियम फ्रेजेस की एक क्लास की थी, जो आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया और वो आप लोगों के लिए जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, जहाँ पे हम लोगों ने सारे वो क्वेश्चंस किए जो प्रीवियस ईयर के थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमें पढ़ने चाहिए हमारे CHSL को क्लियर करने के लिए। वो बहुत लंबा सेशन था और उसमें क्योंकि 2017 के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं हो पाए थे, 17 हो ही नहीं पाया था उस दिन, तो हमने 17 को नहीं किया है क्योंकि, तो हम लोग अभी कर रहे हैं 17 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे और 18 के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ 20 क्वेश्चंस है वो रह गए, तो बस ये वाले जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे। और क्योंकि मैंने आपको उस दिन जब मैं करवा रही थी आपको इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपीटेशन होगा और रिपीटेशन होगा तो रिपीट होते होते ही याद हो जाएंगे आधे इडियम फ्रेजेस, तो राइट। और कुछ जो होंगे नए होंगे तो उनके लिए आप लोगों को क्या करना था, उनके लिए मैंने आप लोगों को बोला था एक बार वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं अभी आते हैं एक भी बार, उनके नंबर्स अलग से नोट कर लीजिए। जब आप वीडियो को दोबारा देखें तो उन नंबर्स पे स्पेशली पॉइंट आउट करके कि हाँ वो वाले नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो वो ज़रूर देखें। इस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग फिर, ताकि थर्ड टाइम जब हम पूरा टेस्ट दें, थर्ड टाइम आप लोगों को टेस्ट देना था विदाउट वॉइस, ये पूरा फॉलो करिएगा एक बार जेन्युइनली, क्योंकि जब ऐसा कर पाएंगे ना आप, तो आप देख पाएंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना रेडी हैं और एग्ज़ाम की आपकी तैयारी का लेवल एक्चुअल में क्या है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ुद को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, कोई हमें सबसे ज़्यादा नहीं जानता जितना हम जानते हैं। तो अपनी तैयारी हमें कैसे करनी है, क्या हमारा लग-गुना बार बार रह रहा है, कोई चीज़ आपसे फ्लॉ हो रहा है, तो वो सबको छोड़कर आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों को देखते जाओ, सीखते जाओ, राइट। इस समय हमारे पास ये वाला काम है, राइट। तो चलो शुरू करें हमारा सेशन। एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से इसको, वीडियो को, ताकि कि और भी ज़्यादा लोग आ जाएं और सबको इस बारे में पता चल जाए, राइट। चलिए मैं भी एक बार शेयर कर देती हूँ, आप भी जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है गाइस, लाइव आ रहा है और मैं देख भी पा रही हूँ, आपके आंसर्स मेरे सामने आते जाएंगे, तो जितने रिपीटेड होंगे उनके आंसर्स क्विकली देना है, और जो रिपीट नहीं होंगे उन वालों को आप लोगों को नोट करना है, ताकि कि आप जब दोबारा से वीडियो को देखें तो दोबारा से आप लोगों के पास हो कि आप लोग आंसर कर सकें और दोबारा से आप लोग उसको रिवीजन कर सकें। तो आप लोगों को इस तरीके से पूरा प्रॉपरली करना है, राइट। चलिए शुरू करें सेशन को, आइए करते हैं सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए आफ्टर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वंस ओन हार्ट, अपने हार्ट के पीछे आना। यानी कि क्या होता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब आप बहुत दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, आप अपना एक कोई दोस्त ऐसा ढूंढते हैं जिसको अपने दिल की सारी बात बता सके, है ना, सब कुछ उससे शेयर कर सके। तो जब आप अपनी सारी बात अपने उस दोस्त से शेयर कर देते हो तो आप क्या हो जाते हो, अपने आपको फील करते हो कि यू आर फीलिंग लाइटली, है ना, अपना व्यू अपना एक्सप्रेस कर देते हो। तो शेयरिंग योर ओन व्यू, शेयरिंग अबाउट योर ओन क्वालिटीज, ओन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड आफ्टर वंस ओन व्यूज, यानी कि शेयरिंग और हैविंग। एक सेकेंड पेन नहीं लिया है, मैं पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट, है ना। चलो क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने है, एक बार ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आंसर्स भी बताते रहना है और ये भी बताते रहना सेशन कैसा लगा। पिछले वाला इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन आप में से कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया, यहाँ पे बताएंगे थम्स अप करके, हैंड रेस करके, जैसे भी आप लोगों को बताना हो बताइए मुझे। और ये बताइए कि कैसे रिवीजन करेंगे अगर उस पैटर्न से जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यकीन मानिए, राइट। एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ का, और मैंने वीडियो एक साथ इसीलिए बना दिया है ताकि आप एक ही वीडियो को अगर देखें तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ें आपको याद हो सकें। इडियम एंड फ्रेजेस क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं इनका, लेकिन हाँ कुछ ना से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो दिस इज़ समथिंग वी कैन डू। और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखो हर बार हम देख रहे हैं कि पेपर में दोनों क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं एज इट इज़, तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे इसको अगर आप इस सेशन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर वंस ओन हार्ट, अपना दिल की बात बताना। जैसे आपको कोई पार्टनर मिल गया है आपके मनपसंद का, है ना, और आपको उस बात को
बताना है अपने फ्रेंड को, तो अपना व्यू आपने अपने फ्रेंड को लाइटली, नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग, पर थोड़ा थोड़ा हिंट देना आपने अपने फ्रेंड को शुरू कर दिया है। तो अपना टेस्ट, अपना व्यू आपने बताया है। नेक्स्ट इज पुट द वूल ओवर समवंस आईज। ठीक है, किसी के आईज पर वूल रख देना, राइट। इसका मतलब क्या होगा, वूल रख दोगे तो दिखाई देगा क्या उसको? ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट, उसको सेव कर रहे हैं, कीप वन सेल्फ वार्म, खुद को वार्म रख रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, या टू प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड, प्रिटेंड कर रहे हैं ब्लाइंड दिखने का, क्या कर रहे हैं, राइट। आपने अपने फ्रेंड की आंखों पे पट्टी रख दी, इसका मतलब क्या है, उसको आपने जो बताना चाहिए था, आपने दिल तो खोला, बात तो बतानी शुरू करी, लेकिन कहीं लगा कि पता नहीं बोलना सही होगा या नहीं होगा, तो आपने उसकी आंखों पे थोड़ी सी पट्टी रख दी, यानी जो कुछ बात आपको थोड़ी अच्छी से बतानी चाहिए थी वो आपने उसको नहीं बताया। तो आपने क्या किया, उसको डिसीव कर दिया, यानी थोड़ा सा झूठ बोल दिया, झूठ बोल के आपने थोड़ा सा धोखा, क्योंकि फ्रेंड है, हालांकि वो आपका बहुत करीब है, लेकिन फिर भी मन की बात अब मन की होती है, तो आपने सारी बातें उससे शेयर नहीं करी, इसलिए आपने उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिसीव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट समबडीज एक्सपेंसेस। समबडीज एक्सपेंसेस का मतलब होता है किसी और के खर्चे पे जाना, यानी कि जब आप अपने फ्रेंड को बताते हो अपने पार्टनर की बात या कोई भी बात, तो यू नो बहुत प्रोफाउंडली या बहुत ही इसके साथ आप ये कहते हो कि शी गोज एवरीवेयर ऑन माई एक्सपेंसेस, यानी आप उसके लिए सारा खर्चा उठाते हो, राइट। यू पेड फॉर हर, आप हर समय उसके लिए पे करते हो, तो दिस इज कॉल्ड समबडीज एक्सपेंसेस, किसी और के एक्सपेंसेस पे, किसी और के खर्चे पे अपना काम करना या अपना एक्शन करवाना, राइट। नेक्स्ट गाइस, क्या करना है, दो काम करना है आप लोगों को, दो काम करना है। क्या करना है, आंसर्स देते चाहिए और खुद को मार्क्स। आज के क्वेश्चन रिपीटेड है, 17 है, 16 में क्योंकि हमने बहुत सारे 84 पेपर्स थे वहाँ पे, तो वहाँ के डबल बहुत सारे होते थे, मतलब कम से कम हमने 178 क्वेश्चंस हमने करा है, तो रिपीटेड है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर्स दे दीजिए, है ना। देखते हैं किसके आंसर्स ज्यादा आते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, मैं देख लूंगी, सारी लाइव चैट हमेशा रहती है, तो देखते हैं किसके आंसर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर आते हैं और सही आंसर, राइट। देखो, कॉक एंड बुल स्टोरी 10 टाइम्स आ चुका है, कॉक एंड बुल स्टोरी पिछले दिन में, है ना। क्या होता है कॉक एंड बुल स्टोरी, जब आप अपने सही बात नहीं बताना चाहते या रीजंस नहीं बताना चाहते, तो क्या करते हो, मनगढ़ंत कुछ भी इधर से उठा के उधर से उठा के बताते रहते हो, दैट इज called cock and bull story, that is an impossible, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है जो स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन, और उसको एक्सक्यूज के लिए रख लेना, राइट। बेटा सारे टॉपिक्स होंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करिए। एट लार्ज भी रिपीटेड है। एट लार्ज क्या होता है, एट लार्ज मतलब कोई क्रिमिनल था, जेल से वो भाग गया है, अब नाउ वी आर ऑल वरिड, अब हम लोग वरिड क्यों, क्योंकि ही इज एट लार्ज, द क्रिमिनल इज एट लार्ज, व्हाई, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है क्रिमिनल जो है वो भाग गया, एस्केप हो गया, भाग गया है, एंड नॉट येट कैप्चर्ड, भाग गया है, कैप्चर नहीं किया गया, तो ये सबके लिए प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हेड ओवर हील्स, अगेन रिपीटेड। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, हेड ओवर हील्स, हील्स कहाँ, सॉरी हेड कहाँ रखे हुए, हील्स पे रखे हुए, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्यों, क्योंकि पर्सन जो है वो मैड हो चुका है, किसमें, लव में, ही इज मैडली इन लव, ही हैज नो अटेंशन एनीवेयर टू पे। बोन ऑफ कंटेंशन, अगेन रिपीटेड। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जिससे आप चाह के भी ना निकल पा रहे हो, आप उसको चाहते भी हो और आप उसको दूर भी करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है। अब जैसे कि कोरोना, क्या हो गया कोरोना, हम सब उससे बचना चाहते हैं, बचने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को घर में बंद कर लीजिए, पर ये घर में बंद करना भी एक सोल्यूशन नहीं है अब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिससे लोगों को निकलना ही पड़ रहा, तो इट इज बिकम बोन ऑफ कंटेंशन, ना निकला जा रहा है, ना बाहर निकाला जा रहा है, ना आपसे रुका जा रहा है और ना बिना रुके रहा जा रहा है, राइट। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, बोन ऑफ कंटेंशन। क्या आंसर होगा, an issue over which there is continuing disagreement are very expensive to be happy with, no, this one है ना। next देखते हैं, zip your lip, समझ में आ रहा है, when we have no other options, जब हमारी बात या तो सुनी नहीं जा रही है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है जहां पर बोलने से अच्छा है जिप, मुंह बंद कर लेना। जिप योर लिप मतलब डू नॉट स्पीक,
नॉट टू स्पीक एट ऑल, बिल्कुल मत बोलना नहीं। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के कोई सीक्रेट आप जानते हैं लेकिन बोलना उसके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, यू चूज टू जिप योर लिप। अ वॉक ऑफ लाइफ, वॉक ऑफ लाइफ का मतलब फेज ऑफ लाइफ, यानी जो आपका डेली लाइफ है उसका कोई पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि एन ईजी कंफर्टेबल लाइफ। नो, इसमें नहीं लिखा। वॉक ऑफ लाइफ मतलब किसी की भी लाइफ है उसका फेज, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, यानी कि अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी। क्या ऑक्यूपेशन है किसी का, क्या पोजीशन है, क्या करता है पर्सन, ये सब को कहते हैं वॉक ऑफ लाइफ। तो दिस इज वॉक ऑफ लाइफ। अ पर्सन्स रियल स्टेट, क्या उसका वर्क है, क्या उसका पोजीशन है, क्या फैमिली है, क्या रेपुटेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब कुछ है ना। ऑक्यूपेशन क्या होता है, वर्क। नेक्स्ट इज कट टू द चेस। कट टू द चेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, फादर के पास स्पेशली आप जाते हैं और आप बताते हैं बुक्स बहुत महंगी हो गई है, एग्ज़ाम के फॉर्म्स भी आ गए हैं, उसको भी फिल करना है, और आपको आपके फ्रेंड का बर्थडे भी है, उसको गिफ्ट भी देना है, और आप प्लान कर रहे थे कि जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं तो आप भी उस ट्रिप में जाए। तो जब आप ऐसे एक के बाद बातें बताते रहते तो आपके फादर बहुत स्मार्ट, क्योंकि वो आपके फादर हैं तो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होते, तो वो सीधे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लीज कट टू द चेस, डू नॉट सर्कमलोकेट। सर्कमलोकेट मत करो, जलेबी मत बनाओ, सीधे पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक होता है बुश अराउंड, बीट अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश बताया था मैंने। बीटिंग अराउंड द बुश क्या होता है, पॉइंट से इधर उधर भागना, है ना। बीटिंग अराउंड द बुश मैंने बताया था, दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है, आप इधर 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 सारे जगह इससे जा रहे हो लेकिन पॉइंट एज इट इज रह रहा है, ठीक है, एज इट इज रह रहा है। ये होता है बीट अराउंड द बुश। और कट टू द चेस, ये सब कट करते हुए रास्ते सीधे यहाँ पे आना, राइट, ध्यान रखेंगे इन दोनों को। नेक्स्ट, बी इन फोर्स। अगर कोई पर्सन, जैसे कि अभी कौन है फोर्स में, अभी फोर्स सबसे पास, पावर किसके पास है, पीपल किसके पास है, तो इफ वी कैन से कि हाँ, कम टू द चेस बिल्कुल सही है, नो बोन्स अबाउट भी सही है। अगर हम किसी को कहते हैं कि पावर किसके पास है, तो इट इज मिस्टर मोदी, हु हैज ऑल पावर्स, जिनकी सारी बातें सुनी जाती है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो है पर्सन इन पावर। और अगर हम बात करें मिस्टर ट्रम्प की, तो मिस्टर ट्रम्प जो है वो पूरे वर्ल्ड लीडर है, तो क्या वो उनकी बात भी सुनी जाती है, लेकिन हालांकि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी यही सिचुएशन होना चाहिए कि ही शुड बी इन पावर, ही शुड बी इन फोर्स, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मिस्टर ट्रम्प की बातें उनकी ही टीम नहीं सुन पा रही है, या उनकी ही टीम उनको फॉलो नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं, है ना, तो इनको हम अलग हटा देते हैं। पर इसमें फोर्स में कौन है, पावर में कौन है, मिस्टर मोदी, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं पावर में होना यानी कि क्या होना, हाँ, इन ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा हो, वोट्स जिसके पास बहुत ज़्यादा हो। जब इलेक्शन होते हैं तो मोदी के जो वोट्स का रिजल्ट आता है, उसका जो नंबर्स होता है वो एकदम ग्राफ ऐसे होता है, और बाकी टीम्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो दिस इज ह्यूज नंबर, ह्यूज स्ट्रेंथ, ह्यूज पावर इज इक्वल्स टू मिस्टर मोदी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेक अ सीन। सीन बनाना, डोंट मेक अ सीन कब बोलते हो आप अपने फ्रेंड को, जब आप लोग ग्रुप में थे, किसी जगह गए घूमने, अभी तो खैर कोरोना पीरियड चल रहा है, कोरोनेटिक एज चल रहा है, तो काफ़ी 2 महीने से तो हम लोग खुद कहीं नहीं जा रहे हैं, पर पहले जब आप लोग कहीं घूमने जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अचानक आपकी और आपके फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है, और पब्लिक प्लेस पे ही लिटरली स्टार्ट शाउटिंग ऑन यू, तो आप उसको क्या कहते हैं, प्लीज डोंट मेक अ सीन, यहाँ पे सीन मत बनाओ। मतलब क्या होता है, पब्लिकली डिस्टर्ब मत करो, पब्लिक को डिस्टर्ब मत करो, पब्लिकली डिस्प्ले मत करो अपनी पर्सनल चीजों का, यानी कि मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस, और एक्साइट कर देना, इमोशनल डिस्प्ले कर देना, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को पब्लिक के सामने रख देना, सीन बना देना, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल मतलब वैसे तो आप आस्क करना यानी किसी से हेल्प मांगना, किसी से अपनी परेशानी शेयर करना होता है, लेकिन अगर आप किसी से अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं किसी से, तो परेशानी शेयर करने में वो आपकी हेल्प तो कर रहा है, लेकिन सामने वाला ही परेशान हो जाता है आपको हेल्प करते करते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यू आस्क फॉर ट्रबल, मतलब आपने उसे ट्रबल करने के लिए, ट्रबल होने के लिए, परेशान होने के लिए ही आपने उसको बोल दिया है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, राइट।
जो इनमें से गाइस जितने हम लोग कर रहे हैं ना, इनमें से जो भी नया आता है उस नंबर को, उस डेट को नोट कर लीजिए। जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो आप रिवाइज करेंगे तो आप ये देख लें कि आपने जो अपने नया नंबर निकाल के रखा था वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिवीजन तभी सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को एकदम अप द वॉल ले जाना, इसका मतलब ये नहीं कि वॉल पे चढ़ा लिया, इसका मतलब होता है किसी को खूब ज़्यादा गुस्सा दिला देना, ठीक है। मतलब पहले से वो परेशान है आपकी छोटी मोटी गलतियों से, और कुछ आपने आज आके कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम कर दिया है कि पर्सन क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। तो टू ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब है मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब लंग्स के लिए, लंग्स के टॉप पे चले जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप किसी को आवाज़ दे रहे हो, पब्लिकली आप खड़े हो, इमेजिन करो मार्केट एरिया में खड़े हो, खूब भीड़ भाड़, कोरोना पीरियड चल रहा है, अभी नहीं, पहले का याद करो, ठीक है। आजकल मीम्स बन रहे, प्राचीन काल में ऐसा होता, तो उस प्राचीन काल की याद करो कि आप जब प्राचीन काल में होते थे, मार्केट एरिया में खूब भीड़ है ना, हॉर्न्स बज रहे हैं और आपका फ्रेंड बहुत दूर है, तो आप क्या करो, एकदम टॉप ऑफ द लंग्स से आवाज दोगे उसको, और वो आपको सुन भी लेगा, क्योंकि एक नोन जो वॉइस होती है ना, वो हमें सुनाई देती ही है जेन्युइनली। तो वो क्या कर रहा है, सुन रहा है आपको। तो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब क्या है, एकदम लंग्स से चिल्लाना, ठीक है, यानी कि एकदम अंदर से आवाज आए और वो बिल्कुल वहां तक पहुंचे, खूब तेज, जितना आप एनर्जी लगा सकते हो उतना एनर्जी लगा के बोलना। Next is the wheels have come off. Wheels have come. Generally wheels चलते रहते हैं, ठीक है ना, wheels जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, इवन बसेस, कार्स, ऑफिसेज, प्राइवेट शॉप्स, जितनी भी जॉब्स थी, कंपनीज थी और छोटे वेंडर्स थे, सब कुछ क्या हुआ, एवरीथिंग स्टॉप्ड। तो व्हील्स का चक्का जाम, जिसको हिंदी में बोला जाता है चक्का जाम हो गया, यानी कि स्ट्राइक। पहले स्ट्राइक होती तो ऐसा होता था, पर इस बार जब हमारा लॉकडाउन हुआ हमारे यहाँ पे, तो क्या हुआ, हर चीज स्टॉप हो गई। तो व्हील्स हैव कम ऑफ का मतलब क्या होता है, चीजें रुक गई, राइट। Things start to fail और go wrong, especially after a period of success। देखो इस समय याद करो, अभी जब कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था, जब चीज़ें बिल्कुल एक्सट्रीम लाइन थी, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इमेज बन गया था। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी हैं, वो ट्रिलियंस में मनी लाने की इंडिया में ऐसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे होंगे चीज़ें जो, हाँ ये हमारा YouTube चैनल है, मेरा अपना YouTube चैनल, यस कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल मेरा अपना YouTube चैनल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल पीपल आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी हियर, एंड थैंक्स फॉर दिस, एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट जस्ट फ्रॉम यू कि आप हमेशा मेरी ऐसे ही मदद करें, साथ रहें, ठीक है। समझ में आया? अच्छा हम यहाँ पे थे, हाँ मोदी जी बात कर रहे थे पूरा सक्सेस यहाँ पे लाने की, पैसा लाने के, और एकदम से क्या हुआ, कोरोना लग गया, मतलब कोरोना के कारण सब कुछ स्टॉप हो गया। हम इकोनॉमिकली थोड़े से, हमारा कंट्री वीक हो गया, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इट इज़ अबाउट वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है वो कमज़ोर हो गया है, चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पे जो सब कुछ सक्सेसफुली चल रहा था वो क्या हो गया, थोड़ा सा पॉज आ गया है वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड व्हील्स हैव केम ऑफ। वी लेफ्ट स्ट्रैंडर्ड, देखो स्ट्रैंडर्ड होना यानी क्या हो जाता है, लोनली रह जाना, अकेले रह जाना, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ लेफ्ट अलोन, ठीक है, अकेले रह गया है, अलोन रह गया है। गुड मॉर्निंग है आप सभी को, और हाय हेलो वेलकम टू इंडिया स्टडीज़, एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, बहुत ज़रूरी है, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, लेफ्ट स्टैंडर्ड का मतलब होता है अकेले रह जाना। याद करो वो दिन, देखो मैं याद करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना, क्रिकेट खेलते थे, गली क्रिकेट खेलने का मुझे भी बहुत शौक था, और जब हम लोग गली क्रिकेट खेलते थे तो नॉट मी, लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते थे, स्पेशली जो बॉयज़ बहुत ज़्यादा हिट करते थे, उनकी बॉल से
कैच छूट गया और बॉल सीधे किसी के विंडो पे टकरा जाती थी और अनफॉर्चुनेटली कांच फूट ही जाता था हर बार। तो जब कांच फूट जाता है, जब सिचुएशन गड़बड़ हो गई कि अंकल आएंगे और वो ही विल डेफिनेटली शाउट ऑन अस, तो अब क्या होता था, तब हम लोग उस हमारे टीम में, आई एम वेरी सॉरी टू दैट फ्रेंड, कि हम हर बार उस फ्रेंड को बोलते थे जाओ, मतलब उसे पता भी नहीं चलता, उससे पहले ही हम लोग सब गायब हो जाते। जब अंकल आते तो ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी स्टैंड देयर, वो सिर्फ अकेला होता था वहाँ पे खड़े होते हुए, बाकी सब गायब होते थे। ठीक है, तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलती किसकी होती थी? हर बार उसी की गलती होती थी। खेल कोई भी रहा हो, रन कोई भी स्कोर कर रहा हो, कांच कोई भी फोड़ रहा हो, बॉल कोई भी मिस कर रहा हो, लेकिन गलती हमेशा उसकी होती थी। तो ही वॉज ऑलवेज लेफ्ट स्टैंडर्ड, मतलब क्या है, टू बी द लास्ट पर्सन ऑन whom द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली, जिस पे हर बार ग्रेजुअली जिस पे जिम्मेदारी आ जाती है वो होता है द लास्ट पर्सन। नेक्स्ट, ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब है, फिर से क्रिकेट का एग्जाम्पल, जब क्रिकेट मैच होता रहता है, जब हमारा अभी लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट फाइनल की बात करें, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, सेमीफाइनल में इंडिया वाज चीयरिंग अप धोनी व्हेन ही वाज द लास्ट होप फॉर एवरीबॉडी, हर कोई इसको चेयर कर रहा था, एवरीबॉडी वाज शाउटिंग वेरी हार्ड टू सपोर्ट धोनी। तो हर थम कैसे था, ऐसे था उसके लिए, है ना, हर कोई उसकी हेल्प कर रहा था और मतलब हर कोई उसको सपोर्ट कर रहा था, MS धोनी को, एवरीबॉडी वाज बिहाइंड हिम। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो सपोर्ट था, एवरीबॉडी वाज हिम। ऑल थम्स अप का मतलब, जैसे अभी आप लोग मुझे थम्स अप करते हो, इस थम्स अप से क्या होता है, सपोर्ट मिलता है। तो जितने लोग यहाँ पे हैं, जिन लोगों ने अभी तक थम्स अप नहीं करा, जल्दी से थम्स अप कर दो। लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ये बताने के लिए कि यस यू आर ऑल थम्स विद मी, a crowd cheering their favorite team, right? मतलब कि आप अपने पर्सन के साथ हो, आप मेरे साथ हो, इसको आप जल्दी से शो करो अपने थम्स अप के साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वेट ब्लैंकेट। देखिए, वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? वेट ब्लैंकेट एक ऐसा पर्सन, मतलब हम लोग सब टीम में होते हैं, तो टीम में कोई पर्सन, एक मेरे साथ भी एक पर्सन है ऐसा, जो क्या होता है, थोड़ा सा शाय, थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड इसलिए नहीं कि वो सेल्फिश है, इसलिए कि वो कम बोलते हैं, सोशल नहीं है। तो ही कीप्स सिटिंग ऑन हिज प्लेस व्हाइल वी ऑल कीप टॉकिंग, वी ऑल कीप एंजॉइंग। तो वो अपने सीट पे हमेशा बैठे रहते हैं। उनका अपने सीट पे हमेशा बैठे रहने का मतलब क्या होता है, ही इज अ लिटिल who discourages enjoyment, वो थोड़ा सा enjoyment को, फन को, enthusiasm को, चैट्स को, चिट चैट को, चिट चैट की बात कर रही हूँ मैं, तो चिट चैट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और वो हमेशा अपने सीट पे बैठे रहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ में हो, ऐसा व्यक्ति जो कि एन्जॉयमेंट को, फन को, मस्ती को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम देते हैं, उसको वेट ब्लैंकेट कहा जाता है। रिजर्व पर्सन, अगर वन वर्ड में हम बात करें तो वन हु इज क्वाइट रिजर्व, वन हु इज अ लिटिल बिट शाय, वन हु इज सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं खुद पे ही डिपेंड रहने वाले, बहुत ज़्यादा। सेल्फ सेंटर्ड तो सेल्फिश वाला वर्ड हो जाता है, तो नॉट सेल्फ सेंटर्ड है, रिजर्व और शाय। अ थॉर्न इन द फ्लैश, फ्लैश में थॉर्न होगा तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? आपके चलते समय पैरों में कांटा चुभ गया तो वो लगातार जब तक निकल नहीं जाता तब तक क्या करता है, परेशान करता है ना, परेशान करता है। तो इसका मतलब क्या है, अ थॉर्न इन द फ्लैश, फ्लैश में हमारे कांटा चुभ गया तो ऑब्वियसली परेशान करेगा, यानी कि एक ऐसा सोर्स जो कंटिन्यूअसली आपको क्या कर रहा है, अनॉय कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक ऐसा सोर्स जो आपको कंटिन्यूअसली परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो वो होता है थॉर्न इन द फ्लैश। रे ऑफ होप, ये सबको आता है। रे ऑफ होप कब जागती है, जैसे ही बॉल ऊपर जाती है तो हम सोचते हैं 6 होगा या 4 होगा, है ना, यही हम लोग सोचते रहते हैं, और अचानक हो सकता है वो कैच आउट भी हो जाए पर्सन और हो सकता है 6 लग जाए। तो दैट इज अ रे ऑफ होप, जब तक फाइनल नहीं पहुंच पाता। एक उम्मीद की किरण, जैसे कि जैसे ही टाइम टेबल आया हम लोगों के दिमाग में एक फिर से उम्मीद की किरण आ गई, हम सब फिर से लग गए, ठीक है ना, एकदम से जो यहाँ पे चीज़ें थी वो कैसी थी, मतलब रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी, स्टैग्नेटेड हो गई थी, अनसर्टन सिचुएशन आ गई थी, पर अब रे ऑफ होप आ गया है, राइट। सी के साथ नेक्स्ट, माइंड और लैंग्वेज।
जब मुझसे कोई बहुत ऑड बात करता है, हम लोग जनरली बहुत सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली, बहुत काइंडली, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं किसी से, लेकिन सामने वाला अगर आपसे उस तरीके से बात नहीं करता है तो व्हाट डू यू से? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। लाइक आप बिहेव वेल करें, इसके लिए हम लोग जब यूज करते हैं तो हम कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, राइट? टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर नहीं, टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, राइट? एग्जैक्टली, किसी को पोलाइटली बात करने के लिए, बोलने के लिए हम लोग कहते हैं दिस। गाइज यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये टॉपिक वाइज प्लान बहुत अच्छा, आई डू अग्री, और आपके लिए ही है, इट इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, राइट? मुझे आ रहे हैं ये सारे, पर एग्जाम में आपको इन्हें में फेस करने, इनमें से कोई से भी 2 आपके एग्जाम में आ जाने हैं, ठीक है ना? और अगर मेंस देंगे तो कोई से भी 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो क्या करना है आपको? आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, आप आंसर दे दीजिए, राइट? और आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो उसके नंबर को नोट करिए, लगातार बने रहिए, सेशन को पूरा देखा करें। ये कम एंड गो वाला चीज़ आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फिर आप इससे तो अच्छा आप यूट्यूब का कोई सा भी वीडियो उठा लीजिए, फन उठा लो, एंटरटेनमेंट उठा लो, उसको भी देख लेते हो आप लोग, तो आप डेटा वहाँ लगाते हो, जबकि यहाँ पे अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेरे साथ साथ देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम रटते रटते रह जाते हैं पर हमें तैयार नहीं होता, ये टॉपिक यूं ही तैयार हो जाएगा साथ में, ठीक है? तो बने रहिए साथ में पूरे, है ना? देखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बी इन 2 माइंड्स। जब आप किसी स्टोर पे जाते हो और आपको शर्ट पसंद करनी होती है तो आप क्या करते हो? आप पसंद कर लिया आपने किसी एक वैरायटी की शर्ट, और फिर आप 2 माइंड्स में हो गए कब? कि वाइट इज ऑल्सो गुड एंड ब्लैक इज ऑल्सो गुड, राइट? तो जैसे कि अगर मैं कुछ परचेस करने जाती हूँ तो मुझे जब सामने पर्पल और पिंक दोनों नजर आते हैं तो मेरा भी यही कंडीशन होता है, आई ऑल्सो रिमेन इन 2 माइंड्स, ऑलवेज कंफ्यूज, दिस वन और दिस वन, ऑलवेज। तो इट हैपन्स। तो जब हम 2 माइंड्स में होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वी आर नॉट इन द कंडीशन टू डिसाइड, है ना? वी रिमेन अनडिसाइडेड, वी रिमेन कंफ्यूज्ड फॉर द थिंग्स, राइट? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब सामने तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, वंस आई गो तो फिर पर्सन क्या कर देता है? बैक बाइटिंग। किसी की बैक बाइटिंग करते रहना, इसका मतलब क्या होता है? कि टू स्पीक बैड बिहाइंड अदर्स बैक, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते रहना या उसके बारे में कुछ गलत बोलते रहना, दैट इज कॉल्ड बैक बाइटिंग। ओके, बोन ऑफ कंटेंशन अभी आया था, थॉर्न इन द फ्लैश, और बोन ऑफ कंटेंशन भी हो गया था, है ना? बोन ऑफ कंटेंशन भी आ गया है शायद पहले, हाँ। तो बोन ऑफ कंटेंशन, थॉर्न इन द फ्लैश मतलब कि लगातार आपके लिए बनी हुई एक ट्रबल को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। आ चुका है ये पहले। एन इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूअसली डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, जिप योर लिप, ये भी आगे देखो, दोनों क्वेश्चन लगातार, ये दोनों 8 मार्च को आए हैं और ये पहले शायद 4 मार्च को भी दोनों क्वेश्चन यही आए थे, तो रिपीट है ये। जिप योर लिप होता क्या है? जिप योर लिप मतलब व्हेन यू चूज टू बी क्वाइट, या तो इसलिए कि अगर आप बोल दोगे तो परेशानी होगी, या फिर किसी का सीक्रेट है, डिस्क्लोज करना गलत बात है तो आप चुप रह गए, फॉर एनी रीजन यू आर क्वाइट, ठीक है? दिस वन। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। एट शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, छोटा पीरियड दिया जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है आपके किसी काम को करने के लिए, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट नोटिस, राइट? यहाँ गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो ये सेशन है, ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी के कोई से भी एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज CGL, CHSL, स्टेनो देने वाले हो, CPO देने वाले हो आप, या फिर CDS देने वाले हो, NDA देने वाले हो, SSC के एग्जाम ना भी हो, डिफेंस के कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, तो उसको आप जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें सिर्फ इडियम एंड फ्रेजेस हैं जो सारे एग्जाम में आते हैं, और इडियम एंड फ्रेजेस का इजी लव स्टैंडर्ड, इजी हार्ड कोई टिपिकल स्टैंडर्ड नहीं होता है, राइट? हमेशा ये कोई से भी आ सकता है एग्जाम में, एनी 2। तो इनमें हमने इतने सारे कर लिए हैं और बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं, तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग फॉर योर एग्जाम, है ना? तो बहुत ज़रूरी है, इनको देखिए, और बहुत ज़रूरी है आंसर देते रहो। MTS बिल्कुल सही, MTS भी है ना,
MTS है, मैंने बोला NDS CDS भी कर रहे हो तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और LDC वगैरह में भी आते हैं ये तो, है ना, छोटे छोटे आते हैं LDC वगैरह में, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए इसको। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सूप। अल्फ़ाबेट सूप को मैं एक अंकल मेरे हैं उनसे रिलेट करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बोलते रहते हैं, वो लगातार बोल रहे हैं आपको, मतलब आ गए मेरे सामने एंड ही स्टार्टेड गिविंग इंस्ट्रक्शन, समटाइम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कभी वो मुझे सजेशन दे रहे हैं, कभी मुझे बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, लेकिन द वे ही टॉक्स, जो उनका बोलने का स्टाइल है, जो उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो इस तरीके का है कि उनकी बात ना अंदर ही अंदर घुल जाती है, आधी बातें उनके मुंह में रह जाती है और मुझे सिर्फ ऐसे समझ में आता है। तो दिस इज ऑल अल्फ़ाबेट सूप। क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, अ कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग्स। चीज़ें क्या हैं, सूप की तरह मिक्स हो जाती, कुछ समझ नहीं आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं आता। दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट सूप। बी ऑन द एयर, देखो बी ऑन द एयर है, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो ऑन एयर होना, जैसे रेडियो जॉकीज जो होते हैं ना वो ऑन एयर होते हैं तो उनकी बातें सब तक पहुंच जाती है, राइट। एक तो ये होता है ऑन एयर होना, इसमें मिलेगा ब्रॉडकास्ट, हाँ, ओवर द रेडियो और टीवी। अब दोबारा से आएगा इसलिए मैं अभी बता देती हूँ, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और टीवी, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हुआ, अगर कोई बात आपकी ऑन द एयर है, ठीक है, यानी कि वो बात सब एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा कंसेप्ट है जो सब लोग सुन रहे हैं, जिसको सबको बहुत अच्छा लग रहा है सुनना, राइट, यानी सब लोग उससे अग्री करते हैं, और अग्री करें ना अग्री करें डिसअग्री करें, पर एटलीस्ट सबको वो बात के बारे में पता है। दिस इज कॉल्ड बी ऑन द एयर। तो रेडियो जॉकी होना भी एयर पे होता है, टीवी प्रोग्राम में आना भी एयर पे होता है, यूट्यूब पे आना भी ऑब्वियसली ऑन द एयर होता है, लेकिन आपकी बात सब जगह पहुंचना ये भी ऑन द एयर होता है। अ डायमंड इन द रफ, यहाँ मैं कहूँगी आप भी डायमंड है, आपके पास में बैठा आपका फ्रेंड भी डायमंड है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो सब डायमंड है। कौन से डायमंड, डायमंड इन द रफ, ठीक है, वो हीरा है आप जिसको थोड़ा सा अगर तराशा जाए तो आप क्या बन सकते हैं, चमकदार बन सकते हैं। थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, और वो काम कर रही हूँ मैं यूट्यूब इंडिया स्टडीज़ पर सिर्फ आपके लिए। क्या करना है, क्या होता है डायमंड इन द रफ, रफ जो डायमंड होता है ना वो बिल्कुल सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, स्टोन्स जो होते हैं ना वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, उनकी पॉलिशिंग होती है, घिसाई होती है, खूब उन पे मेहनत की जाती है, खूब उनके साथ काम किया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, चमक के बाहर आते हैं, राइट। तो डायमंड एक्चुअली बन जाते हैं। रफ जो होता है, रफ की रेट्स कम होती हैं, जब डायमंड बन के आता है तो उसकी एक सिंगल की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती, तो आप भी वही डायमंड है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आप पे मेहनत, आपको पॉलिशिंग करना, आपके क्वालिटी को एनहांस करना, आप में इम्प्रूवमेंट लाने का काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, आप भी बिल्कुल डायमंड की तरह शाइन करने लग जाओगे, जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो यू बिकम्स अ डायमंड, राइट। अभी यू बिकम, आई एम सॉरी, तो अभी इतनी लोग जो है ना वैल्यू नहीं करते हैं, जो भी नहीं करते, सब वैल्यू करने लग जाएंगे वंस यू बिकम अ डायमंड, राइट। देखो क्या होगा इसका आंसर, अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर विल शाइन थ्रू इवन अ टफ टाइम्स, नो ड्रेसेस शैबिली, नो, ये रहा समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट, कोई ऐसा पर्सन जिसमें पोटेंशियल है, खूब टैलेंट है, जैसे आप में पढ़ाई के लिए खूब पोटेंशियल है, खूब नॉलेज है, खूब ज्ञान है, लेकिन उसका एक डायरेक्शन अभी आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ ट्रेनिंग और पॉलिशिंग, ट्रेनिंग की कमी है, पॉलिशिंग की कमी है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, बी वर्ल्ड्स अपार्ट, मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो, मतलब कई बार ऐसा फ्रेंडशिप में ऐसा होता है, फ्रेंड एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ, क्यों, क्योंकि ही इज अ पर्सन जो कि पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो टू बी इंडिफरेंट, टू बी डिफरेंट, टू बी आउटस्टैंडिंग, टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड आउट ऑफ द बॉक्स होना, यानी कि एकदम आउटस्टैंडिंग होना, अलग ही क्वालिटी होना पर्सन में, वो क्या कहलाता है, वर्ल्ड्स अपार्ट, टू बी वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट इज सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट क्या होता है, सिल्वर बुलेट इज मैजिक, मैजिक कह सकते हैं। इतने समय से आप परेशान हो रहे हो और आपके बहुत दिन से सोच रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, मैं कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अचानक आपको यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो मिल जाता है जिसमें पूरे 2-2.5 घंटे में आपको सारा मैंने इडियम्स करवा रखे हैं, और पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते काफ़ी याद भी हो जाते हैं सेशन को देखते देखते। तो आपने कहा यार इट इज़ अ सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सोल्यूशन टू माई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। इतने दिनों से जो मैं परेशान हो रहा था, कॉम्प्लिकेट
लिमिटेड सिचुएशन थी कि कैसे इडियम्स को पढ़ा जाए, तो अब मेरे को मिल गया है उसका सिल्वर बुलेट। क्या करना है, अब वीडियो देखो, लर्न करो, हो गया सिल्वर बुलेट। तो सिल्वर बुलेट मतलब मैजिकल सोल्यूशन टू एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो ड्रीम कम ट्रू होता है ना, जो जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो गया, तो दैट इज कॉल्ड कम ट्रू। टू हैपन इन द वे यू हैड होप, जिस तरीके से आपने सोचा था वैसा ही अगर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कम ट्रू। नेक्स्ट, ये रिपीटेड है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जो ग्रेट माइंड्स होते हैं एक जैसे चीज़ें होती हैं, मतलब एक ग्रेट माइंड्स एक जैसे पर्सन्स, जैसे मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने वो फोटो देखा होगा अब्दुल कलाम जी का, उन्होंने वो साइकिल पे वो ले जा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो अपना प्रोजेक्ट था, हाँ, जो अपना प्रोजेक्ट था, जो सैटेलाइट का था, वो साइकिल पे ले जा रहे हैं या बैलगाड़ी पे चीज़, उसमें फ़ोटो है डॉक्टर भाभा की और डॉक्टर अब्दुल कलाम की, है ना। तो वो लोग जब इस समय, तो दो ग्रेट माइंड्स मिलके उन लोगों ने एक जैसा काम किया। क्यों? क्योंकि ग्रेट माइंड्स जो हैं वो एक जैसी चीज़ें सोचते हैं, एक जैसे एक्शंस को करते हैं। पीपल, देखो, व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और मेक द सेम चॉइस, एक जैसे मिलकर एक जैसा काम करते हैं। जैसे हमारे टीम में ना, हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सामने आपने नहीं देखा है, फ्रंट में आपने मुझे ही देखा है या 2-3 और लोगों को देखा होगा, लेकिन हमारे टीम में भी ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, जो लोग बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं, जो लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो दे आर ग्रेट पीपल, जो कि बहुत अच्छा सोच के हमारे लिए ये सब काम करते हैं, आपके लिए एक्चुअली करते हैं। कैच रेड हैंडेड, पकड़ा जाना रेड हैंडेड। आप अपने मतलब घर में कुछ ऐसा काम कर रहे हो, फ्रिज में से चुपचाप से आइसक्रीम निकाल के किसी ने खाई होगी ना आप में से, या कभी स्वीट्स खाए होंगे जो मदर आपकी कुक करके रखती है, या फिर अभी ड्यूरिंग कोरोना पीरियड जब हॉलीडे था, जब लॉकडाउन था, तो सबके घर में मतलब जो कोरोनेटिक हलवाई जिन्होंने जन्म लिया था, तो वो लोग कुछ ना कुछ अभी रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो चुरा के जो खाया और अचानक आप पकड़े गए, तो दैट इज कॉल्ड कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, पकड़े जाना, यानी अचानक से आप पकड़े गए। कहाँ गए? इसका आंसर क्या है? कैच समवन विथ कलर्स, नहीं। बी वॉर्न्ड ऑफ इमीडिएट डेंजर, नहीं। सक्सेसफुली अकम्पलिश्ड अ डिफिकल्ट फिजिकल, नहीं। अप्रीहेंड समवन, हाँ, अप्रीहेंड समवन यानी अंडरस्टैंड करना होता है वैसे तो, है ना। अप्रीहेंड करना यानी अंडरस्टैंड करना, पर अप्रीहेंड करना यानी भाप लेना, समझ लेना किसी को इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग। कोई गलत काम कर रहा था और आपने अचानक उसको अप्रीहेंड कर लिया, कैच कर लिया, पकड़ लिया। सी चेंज, सी चेंज, देखिए सी चेंज का एग्जाम्पल ऐसे समझिए, एक पर्सन है जो कि बहुत समय से कोमा में था, राइट। कोमा में था मतलब उसको कुछ याद नहीं, होश नहीं, वेंटिलेटर पे था, ही वॉज नॉट आउट ऑफ सेंसेस, ऑब्वियसली ही वॉज इन कोमा। बट अभी जब अप्रैल में अचानक उसकी आंख खुली, और जब आंख खुली तो उसको घर लाया गया। तो जब वो घर आ रहा था, डॉक्टर्स ने कहते ही इज क्वाइट ओके नाउ, ही इज नॉर्मल। तो जब वो आ रहा था, देयर इज नो व्हीकल ऑन द रोड, नो शॉप्स आर ओपन, कोई शॉप खुली नहीं है, व्हीकल नहीं है, लोग नजर नहीं आ रहे, हर तरफ चौराहों पे, सर्कल्स पे केवल पुलिस ही नजर आ रही है। लोग जो दिख रहे हैं एक दो, उन सबके फेस पे मास्क लगा रखा है। तो व्हाट इज दिस? इट वाज अ सी चेंज। सी चेंज मतलब इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा चेंज का मतलब क्या है कि वो आराम से नजर आ रहा है। अ बिग चेंज, सी चेंज का मतलब क्या है? अ बिग चेंज, एक ऐसा चेंज जो एकदम बड़ा है, जो आराम से नोटिसेबल है, जिसको अलग से देखा जा सके। तो अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज बाय कर्टसी ऑफ। कर्टसी ऑफ का मतलब क्या होता है? अलाउ कर देना। बाय परमिशन ऑफ समबडी, किसी की परमिशन मिल जाए, किसी की कर्टसी मिल जाए तो। केओस चेंज, नहीं, क्या बोला है? केओस चेंज, हाँ, मैमोथ चेंज सही है, ये नहीं होगा बेटा। केओस, यू नो व्हाट इज केओस? केओस यानी होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाला चेंज नहीं, बिग चेंज, राइट, दैट कैन बी नोटिस्ड। कर्टसी ऑफ होता है किसी की परमिशन मिल जाने से कोई एक्शन हो जाना। इन द सेम बोट 10 टाइम्स आ चुका है, सेम बोट। अभी क्या है, आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में, ये भी लॉकडाउन में, वो भी लॉकडाउन में, सब वी आर इन द सेम बोट। हम सबके साथ सेम सिचुएशन। घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना याद रहता है, सैनिटाइजर लगाना याद रहता है, लेना याद रहता है, रादर एक मास्क एक्स्ट्रा रखना है। रखते हो नहीं रखते हो? सबको रखना है अपने साथ, ठीक है।
च्यू समथिंग ओवर, समझ लो इसको ध्यान में। च्यू समथिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जितना च्यू कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा च्यू करना है। आप अपने मार्केट से, आप अपने फ्रेंड के लिए मार्केट से लेकर आए हो, कुछ लेकर आए हो, जैसे कि आप एक कॉफ़ी मग लेकर आए हो, उस पर उसका फ़ोटो एकदम अच्छा सा सुंदर सा बनवा के उसके बर्थडे पे आपने उसको लाके दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, लाया, दिया, बट यू स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग इट, हाउ इट वॉज, हाउ यू मेड इट, हाउ इट, आपने उसके फेसबुक से फ़ोटोज़ लिए, सीक्रेटली फ़ोटोज़ लिए, फिर कैसे जाके आपने उसको, उस पर्सन को अपनी चॉइसेस बताई, कलर्स बताएं, तुम्हारी चॉइसेस बताएं, ये सब आप डिस्क्राइब करते गए। इसको आप 2 घंटे ले लिया आपने इसको डिस्क्राइब करते हुए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड च्यू समथिंग ओवर, डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ, खूब ज़्यादा ही उसको डिस्क्राइब कर देना, दिस इज कॉल्ड च्यू समथिंग ओवर, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आपने इसके बारे में बता दिया, छोटा डिस्क्रिप्शन भी हो सकता था। ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर, ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर का मतलब होता है विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस, मतलब पता नहीं क्या होगा, प्रेयर से चीज़ें ठीक हो तो हो, पता नहीं इसके बारे में ना। 4th इसका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है। ड्रॉप इन द ओशन की हालत अभी हमारे प्रेजेंट सिचुएशन जो है हमारी, अगेन मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़। कैसा लग रहा है सेशन, ज़रूर से बताइए। लाइक नहीं करा है और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करिए। प्रोफाउंड मीन्स होता है बिग, इंपॉर्टेंट, मैग्निफिशेंट, सिग्निफिकेंट, है ना। प्रोफाउंड पर्सन यानी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट, यानी ग्रेट पर्सन। तो प्रोफाउंड चेंज यानी बिग चेंज यानी इंपॉर्टेंट चेंज, ऐसा ग्रेट चेंज जो अलग से नजर आए। और मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आप लोग ने अभी आए हैं तो प्लीज लगातार देखें, देखते देखते सुनते सुनते आपको याद होगा। ये कम एंड गो वाला सेशन नहीं है, स्टे एंड लर्न वाला सेशन। तो कीप स्टेइंग, कीप लर्निंग, ओके, एंड कीप शेयरिंग एज वेल। बाद में शेयर कर दीजिएगा। आ जाइए इस पे। अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब क्या है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास बहुत सारा फंड आया अभी, है ना। और बहुत सारे जो ये है स्टेट्स हैं, उनको बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत हुई। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे आर गिविंग मनी, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है व्हाट दे आर सेइंग कि क्या ड्रॉप इन द ओशन दे जा रहे हैं। ज़रूरत है 1000 की, आप 1 रुपी दे के ख़त्म कर रहे हो काम, तो 1 रुपीज़ ऑफ no use, it is just like nothing, it is just little money we don't need, है ना। तो drop in the ocean का मतलब क्या है, drop in the ocean का मतलब है बिल्कुल यही कि जितनी लार्ज लेवल पे ज़रूरत है उतने ही कम अमाउंट में कोई हेल्प। ओशन में अगर आपने 1 ड्रॉप पानी डाल दिया और आपको मैंने तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो क्या ये सही होगा, नहीं, है ना। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप इन द ओशन, मतलब बहुत लिटिल हेल्प, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड, जो एक्सपेक्ट किया गया था, जो जिसकी ज़रूरत थी उससे बहुत ही ज़्यादा कम। काउंट वंस ब्लेसिंग, काउंट वंस ब्लेसिंग का मतलब होता है ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना जो आपके पास है उसके लिए। अभी कोरोनाटिक पीरियड में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं। तो अगर आप अपने घर में हैं, सेफ हैं, आपको दोनों टाइम फूड मिल रहा है, तो यू शुड काउंट ब्लेसिंग्स, यू शुड काउंट योर ओन ब्लेसिंग्स, मतलब कि यू शुड बी ग्रेटफुल विद वॉट यू हैव रियली। बी इन द एयर आ गया है। एयर में अभी हम लोगों ने बात करी थी बी इन द एयर की बात। व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज कंसीव्ड बाय एवरीबडी, जब एक ही आइडिया, एक ही एक्शन, एक ही इमोशन हर किसी के माइंड में हो, तो इट इज कॉल्ड बी इन द एयर। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड, इस लाइन को दिमाग से पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। मैंने बोला है बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं सुने होंगे, अब एग्जाम में आए हैं तो आगे भी आ सकते हैं, तो याद रखना। चिल्ड्रन शुड बी सीन, चिल्ड्रन देखे जाने चाहिए पर हर्ड यानी सुनाई देने नहीं चाहिए, सीन करे जाने चाहिए, देखे जाने चाहिए पर सुनने नहीं चाहिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। एल्डर्स के सामने, एडल्ट्स के सामने चिल्ड्रन होने तो चाहिए पर हर्ड नहीं होने चाहिए, यानी उनको बोलना नहीं चाहिए, यानी बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है।
ईज समबडीज माइंड, किसी के माइंड को ईज कर देना, हल्का कर देना। अगर आपका फ्रेंड प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो आप उसकी बात अगर सिर्फ सुन लो ना, सिर्फ सुन लो, आप हेल्प नहीं कर सकते, उसकी बात सुन लो, वो आपके सामने रो दे, वो अपने आप को ईजी फील करेगा। तो उसके माइंड को आपने क्या कर दिया, ईजी फील कर दिया, उसकी प्रॉब्लम को आपने क्या कर दिया, एलिविएट कर दिया, कम कर दिया, उसकी एंग्जाइटी को, उसकी परेशानी को आपने एलिविएट कर दिया। तो एलिविएट, किसी की परेशानी को एलिविएट करना, डिक्रीज करना, लेसन करना इज कॉल्ड ईज समबडीज माइंड। एंड नेक्स्ट टू ग्राइंड, थ्राइस इट केम इन 2016 में भी आ गया है 3 बार, 16 में ही 3 बार आया है और 15 में भी आया है, और अब हम लोग इसको 17 में भी देख रहे हैं, और शायद हमने 18 भी करा था उस दिन, हाँ तो 18 में भी आया था ये, यानी कि रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा आता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना पर्सनल मोटिव के लिए काम करना, हैव एन अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर का मतलब क्या होता है, हिडन सीक्रेट, अपना सीक्रेट या हिडन मोटिव होना। ये देखिए, एट द 11th आवर, ये आया था अभी 2019 CHSL में, सॉरी CGL में, 2019 CGL में भी आया था, और ये CGL 18 मेंस में भी आया था। अभी CGL 18 का जो मेंस हुआ था ना सितंबर में, उसमें भी आया था, और 2019 CGL में भी आया था, और ये है हम देख रहे हैं CHSL में। तो कैसे पुराने पेपर कहीं पे भी आ जाते हैं, वर्ड्स कहीं पे भी आ जाते हैं, उसकी बात यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल लास्ट मिनट में, एकदम लास्ट मिनट में, आप एग्जामिनेशन रूम में बस उस समय पहुंचे जब वो एग्जामिनर गेट स्टॉप लगाने ही वाला था, ठीक है, एकदम उस मोमेंट पहुंचे, तो यू रीच देयर एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब बिल्कुल 11th आवर, जैसे 12 बजने ही वाले, तो आप एकदम 11:59 पे पहुंच गए, तो इट वाज 11th आवर गोइंग ऑन, तो एकदम 11th आवर पे पहुंच गए, बस 12 हुआ नहीं है, बस उतना ही बाकी है, कुछ सेकंड्स में हो जाता, राइट। द निटी ग्रिटी, निटी ग्रिटी क्या होता है, निटी ग्रिटी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का, निटी ग्रिटी, द नट, है ना, नट एंड शेल में जब हम लोग बात कहते हैं तो एकदम स्मॉल इंपॉर्टेंट बात को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है निटी ग्रिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट। इट्स नेक्स्ट, टू क्विट ऑन समवन। क्विट ऑन समवन का मतलब होता है, देखो जब आपका दोस्त बहुत अभी परेशानी में है और उसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, और आप उसके साथ मेरे नोट्स शेयर ही नहीं कर रहे हो, है ना, नहीं कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग आप में से नहीं कर रहे हैं मेरे नोट्स शेयर, बहुत सारे लोग ग्रामर के वीडियोस शेयर नहीं करते, पूछो तो पता चलता है, पता है क्या बताते हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो हम नहीं चाहते कि कंपटीशन बढ़ जाए। अब ये बताओ, ये गलत है कि नहीं, वो दोस्त आपका जो पढ़ना चाहता है, जिसको ज़रूरत है, उसको आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसलिए अपने पर्सनल मोटिव के कारण, गलत है ना। अपने पर्सनल मोटिव को साइड में रखकर हेल्प करो, हेल्प करने से ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और हेल्प करने का रिजल्ट आपको ही मिलता है, तो हेल्प करो। क्विट ऑन समवन का मतलब होता है स्टॉप हेल्पिंग समवन, किसी को मदद करना रोक देना, मदद छोड़ देना उसकी, स्पेशली व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड, सबसे ज़्यादा जब सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, इस समय जब कंपटीशन आपको पता है ऑलरेडी बढ़ने वाला है, तो सिर्फ आपके शेयर करने से थोड़ा ना कंपटीशन रुक जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में रोक देना, इट इज कॉल्ड स्टॉप हेल्पिंग समबडी। नेक्स्ट इज एक्सक्यूज माई फ्रेंच, आ चुका है ये भी दोबारा से, मतलब ये दोबारा आया है। एक्सक्यूज माई फ्रेंच का मतलब क्या होता है, ऐसा है बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे ये बात बताते हैं कि हम तो सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करते, आप यूट्यूब पे कमेंट्स में देखिए, पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे ये कमेंट, ये वाला कमेंट मिलेगा ही मिलेगा कि हम तो शेयर नहीं करते क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसे तो मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, राइट, तो शुड आई स्टॉप दिस। एनीवेज, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो अगर आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं तो हेल्प करिए, हेल्प करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। इट्स कोरोनाटिक पीरियड में हम ये देख चुके हैं कि हेल्प करा हुआ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास क्या है क्या नहीं है से मतलब नहीं है, जितना आप हेल्प करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़ेंगे, राइट। और ये सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम एंड गो वाला सेशन नहीं है, ये स्टे एंड लर्न वाला सेशन है, स्टे हियर learn here, keep staying, keep learning and keep liking, keep sharing, right, and thumbs up कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो। excuse my French, एक्चुअली क्या होता है, फ्रेंच का मतलब यहाँ पे ये है
पुराने समय से लिया गया है। एक्सक्यूज माय फ्रेंड्स, अगर आप अपने मदर टंग में या आप अपने पर्सनल लैंग्वेज में अपनी भाषा में किसी स्वेर करते हो, है ना, स्वेर करते हो, तो स्वेर करना कई जगह पर सही नहीं बताया जाता है। तो कीप माय फ्रेंच का मतलब होता है अपोलोजाइज करना, है ना, माफ़ी मांगना। किस लिए? फॉर या तो स्वेरिंग, कसम खाने के लिए माफ़ी मांगना, या फिर अपनी पर्सनल वर्ड्स को यूज़ करने के लिए माफ़ी मांगना। नेक्स्ट इज चिकन आउट। चिकन आउट यानी चिकन आउट का मतलब आप चिकन की तरह आउट हो गए। इसका मतलब यू आर फीलिंग सो वेरी फियर कि आप वहाँ रुके ही नहीं, इतना ज़्यादा डर गए कि रुके ही नहीं। चिकन की तरह, चिकन चुपचाप से एकदम बिना बोले बिना नोटिस में आए चुपचाप से निकल जाना, ठीक है। बी अ लवर ऑफ नॉन वेजिटेरियन, नहीं नहीं नहीं। बी इजीली कंफ्यूज, नो। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। जब हॉरर मूवी देखते हैं ना रात को, मैं और मेरे ब्रदर हम लोग हॉरर मूवी देखते हैं, तो मैनी टाइम्स इट हैपन कि हम दोनों साथ स्टार्ट करते हैं एंड आई टेक चिकन आउट। I always do this. Why? Because in between I decide it is not my cup of tea to watch the whole movie, right? इसलिए मैं चुपचाप से, और फिर जब वो उधर देखता है बहुत डर के मारे, उसको जब डर लगता होगा या नहीं भी लगता होगा, but when he notices I am never there because I take my leave in between. So this is called chicken out. बैड हेयर डे, ये इस तरीके से भी आता है एग्जाम में। बैड हेयर डे ऐसे भी आता है कि वेक अप एट द रॉन्ग साइड ऑफ बेड। रॉन्ग साइड यानी गलत, बेड के साथ में गलत साइड से उठ गई। इसका मतलब क्या होता है? बेड से उठते ही प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई कोई दिन ऐसा होता है बेड से उठे तो फुटवेयर्स नहीं मिली, उठ के आपने इधर राइट में हाथ रखा, बॉटल गिर गई पानी की, तो चीज़ें क्या होती हैं, उठते ही ख़राब हो जाती है। फिर बाहर जाके देखा न्यूज़पेपर नहीं आया तो और थोड़ा सा मूड ख़राब। जब आप चाय बनाने लग जाते हो तो दूध ख़राब हो जाता है। तो ये क्या है? धीरे धीरे इंस्टिगेशन कि आज चीज़ें ख़राब होने वाली। तो शुरुआत से ही चीज़ें क्या हो जाती हैं? खराब। फिर आप घर से निकलने ही वाले होते हो, आपके फ़ोन आ जाता है गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का कि आज मिलेंगे नहीं, तो वहाँ पे ख़राब। बॉस का फ़ोन आ जाता है आज सारी मीटिंग्स करनी। तो दिस इज़ द थिंग कि चीज़ें क्या होती है, डे ही ख़राब होते जाता है। अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, बैड हेयर डे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये सबको आता है। जैसा कि हमने उस दिन डिस्कस किया था, कोरोनेटिक पीरियड था, हमने सोचो यार क्या होगा, सब कुछ रुक गया, लेकिन पता चला हम अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को फैमिली से क्लोज ला रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हलवाई बन रहे हैं इस समय। तो क्या है? ये ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज। हालांकि एक खतरा सबके पास है, लेकिन अपने आप को सेफ रखते हुए हमने इस पीरियड में एंजॉय भी काफ़ी किया। तो क्या है ये? apparent misfortune that eventually has good result also। यहाँ पे हम कोरोनेटिक पीरियड से अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि यस, बहुत ज़्यादा ये ब्लेसिंग तो नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं हमने इस पीरियड को अपने हिसाब से चेंज भी किया है। नेक्स्ट ये भी आ चुका है, पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स। जब हम यही डिस्क्रिप्शन, जैसे कि देखो आप अब पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना, इसमें स्टोरीज में पढ़ते हैं, एकदम धूप वाली जगह थी, ये मैं बता चुकी। चलो इसको हॉरर से रिलेट करते हैं। जब हॉरर मूवी की बात की थी, एकदम अंधेरा। हॉरर मूवी की क्या स्पेशल क्वालिटी होती है? हॉरर मूवी में हर जगह अंधेरा, पता नहीं वो लोग बिल नहीं पे करते हैं या डोंट नो व्हाई। व्हेनेवर दे एंटर देयर इज नो लाइट, है ना, लाइट नहीं होती है, स्विच भी नहीं मिलता है। एक्सीडेंटली दे डू नॉट फाइंड स्विच, तो एकदम अंधेरा होता है, राइट। और कोई लाइट नहीं होती है, और अचानक से बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आप जाके देखते हो, पूछते हो कौन है, कुछ नहीं पता चलता। ग्रेजुअली वो आवाज़ें तेज होती जाती हैं, आप गेट से बाहर निकल जाते हो। मैं जो बोल रही हूँ ना, उसको आप क्या कर पा रहे हो? इमेजिन। क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं हमने देखा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, प्ले करती है ना, इंपॉर्टेंट, हमें याद रहती है। मूवीज़ की स्टोरीज, सॉन्ग्स क्यों याद रहते हैं? क्योंकि पिक्चर से रिलेट होते हैं, इसलिए याद रहते हैं मूवीज़ हमेशा। तो पिक्चर्स पेंट्स 1000 वर्ड्स। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो सेशन है ना हमारा, इसको ऑडियो करके भी सुनोगे तो बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि बार बार सुनोगे ना तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। पढ़ना मत, इडियम्स पढ़ो ही मत, सिर्फ आप इस वीडियो को 4 बार देख लो। और नहीं हो तो आई गारंटी आप मुझे बताना कि यस मैम हमने 4 बार देखा, एक भी इडियम याद नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, पिक्चर से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन होती जाती हैं। कहाँ है इसका आंसर? योर माइंड विल क्रिएट फैंसीफुल इमेजेस बेस्ड ऑन द, नहीं, An image of a subject conveys its meaning more effectively। yes, ये होगा कि कोई लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा अच्छा क्या होता है, आप उसको पिक्चर में, मूवी में देख पाओ सीन को।
बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप च्यू कर सकते हो उससे ज़्यादा बाइट ऑफ कर लेना, खा लेना, यानी कि क्या होता है, टेक ऑन कमिटमेंट, एक ऐसा कमिटमेंट ले लेना जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, एक ऐसा एक्शन जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, राइट। अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज मतलब कि देखो क्या है, जब हम लोग पढ़ने, बहुत सारे लोग, आप में से ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पढ़ने के लिए, जैसे अब मैं जयपुर में रहती हूँ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स जब क्या होता है जयपुर में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, रूम का रेंट पे करना है और पेमेंट देना है, ट्यूशन को, कोचिंग को पेमेंट देना है, खाने का खर्चा भी होना चाहिए, तो साइड में जॉब भी करने लग जाते हैं, तो कितनी परेशानियां उठाने लगते हैं और वो एंजॉय करने लग जाते हैं इस चीज़ को। वाओ, इंडिपेंडेंट रहने को मिल रहा है, जो मर्जी है वो खा लो, जहां मर्जी है चले जाओ, जब मर्जी है तब उठ लो, जब मर्जी हो तब सो लो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको वो समय तो बहुत अच्छा लग रहा है, यू फीलिंग लाइक यू आर इन पैराडाइज, पेरेंट्स से दूर, इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी, तो यू फील पैराडाइज। बट जब 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 एग्जाम्स करीब आते हैं तो यू फाइंड योरसेल्फ पजल्ड, आपको उस समय लगता है यार आई शुड हैव डन माई प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली, उसी समय या तो साथ में पढ़ लेते या फिर आप अपने गांव से ही ऑनलाइन क्लासेस ले लेते, तो इतना जो ये जो आपने एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स किए, इतने सारे चेंजेस किए, इतने सारे सिचुएशंस बिठाए अपने लिए, जुगाड़ किए, तो वो सब नहीं करने पड़ते और आपका काम हो जाता, राइट। तो इसका मतलब क्या है, A state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble, आगे क्या ट्रबल आने वाला है वो सब छोड़ के जो प्रेजेंट हैप्पीनेस है उसको आप सोच एंजॉय करे जा रहे हो, पता है आगे इसमें प्रॉब्लम ही होगी। दिस इज कॉल्ड फूल्स पैराडाइज। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, ठीक है, किसी के नर्व्स पे, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, यानी कि गेट एंग्री, बी एंग्री विद योरसेल्फ बट टेक आउट द एंगर ऑन समबडी एल्स। खुद पे गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्सा कहाँ निकाल रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा दूर। हम आपसे बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, व्हाट डज इट मीन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून हो गया है, ये गुड नून हो गया एग्जैक्टली। गुड नून इज द टाइम जब एग्जैक्ट 12 बज जाते हैं और मेरे सामने जो बेल है, बेल क्या, जो सामने वॉल क्लॉक है उसमें सीधे 12 बजे हैं दिन के। तो गुड नून है आप सभी को, स्वागत है एक बार फिर से इंडिया स्टडीज़ में। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, एंड आई ऑल्सो होप कि आप सब ने सेशन को लाइक किया होगा। तो नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, अभी वेट मत करो, क्योंकि अच्छा लगता है आपको, ये मुझे पता है ना, और अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, सिर्फ सुनो, देखो और सीखो, बस ये वाला सेशन, इट इज स्टे एंड लर्न, ये कम एंड गो वाला सेशन नहीं है, कीप स्टेइंग कीप लर्निंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। आईब्रो रेजिंग, इमेजिन करो या इमेजिन मत करो, तुरंत से आईब्रो रेज करो। करो, कितने लोगों ने किए, जिन लोगों ने तुरंत से आईब्रो रेज करी है ना, आईब्रो रेज कैसे करते हैं, आप किसी से कुछ पूछते हैं लाइक दिस, है ना, तो आईब्रो रेस करिए, और जिसने आईब्रो रेस किया थम्स अप करके मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे आप रेस करके तो बता नहीं सकते, मैंने बताया, तो आप थम्स अप करके बताइए मुझे आईब्रो रेस करके कि आपने आईब्रो रेस किया है। आईब्रो रेस का मतलब क्या होता है, कब कब करते हैं आईब्रो रेस, किसी से कुछ पूछना हो, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, कोई अनोइंग सी सिचुएशन हो, कोई इरिटेट कर रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो आपको गुस्सा आता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड आईब्रो रेजिंग। कब, समथिंग विच सरप्राइजेज, शॉक्स और ऑफेंस। कभी आप सरप्राइज हो जाते हैं, वाओ किसी को देखा आप यहाँ कैसे, तो सरप्राइज। कभी आपको शॉक ले गया, ये क्या हो गया, तो सरप्राइज, है ना। तो दिस ऑफेंडिंग, कुछ ऑफेंडिंग आपके सामने आ जाता है, यानी कोई गलत हो जाता है, तो भी आप आईब्रो रेस करते हो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं नोट्स कैसे मिलेंगे, तो इसके भाई नोट्स मिलेंगे सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लेट मी शो यू वेयर इज माई टेलीग्राम चैनल। यहीं पे देखो नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिंक होता है। लेट मी शो यू कहाँ होता है, ये जो ऐसा एरो है ना, ऐसा एरो होता है, ऐसे करके पूरा फिल किया हुआ होता है एक एरो, इस एरो को नीचे करोगे ना पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ना आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, कहाँ पे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आप सीधे लैंड करोगे मेरे उस टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पर चल रहे हैं अभी दिस PDF मिल रहे हैं, जहाँ पे सारे PDFs मिल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ लैंड कर जाओगे, तो वहाँ पे आप इसका PDF ले लीजिएगा, पुराने भी, ठीक है। हाँ 50 ग्रुप्स बनाने को कहा था, बिल्कुल। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब कि
जब किसी का बैक देख रहे हैं तो भी आपको ग्लैड हो रही है, किसी को जाते हुए देख रहे हो तो भी आप हैप्पी हो, खुश हो, है ना। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, ये दो मीनिंग्स हो सकते हैं, या तो वो पर्सन कहीं बहुत अच्छी जगह जा रहा है तो उसको देख के आप खुश हो रहे हो, या फिर कोई बहुत ऐसा पर्सन जा रहा है जिसको पीछे देख के कि भाई अच्छा फाइनली जा रहा है तो आप खुश हो रहे हो, राइट। दोनों वेज, बोथ वेज, राइट, दोनों ठीक हो सकते हैं इसमें। क्रंच टाइम, क्रंच टाइम से मुझे याद आता है, अभी कोई लेटेस्ट तो ऐसी मूवीज नहीं आई है, पर हाँ कोई भी ऐसी मूवी जैसे हम लोग ये देखें, हाँ सुल्तान देखें, सुल्तान जो मूवी है अभी देखी थी तो कुछ दिन पहले, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सुल्तान जो मूवी है उसमें क्या हुआ था, जब सलमान खान दोबारा से लड़ने जाते हैं अपना सब कुछ चेंज करके, काफ़ी एज भी हो गई है, काफ़ी वेट भी बढ़ गया है, और लोग कहते हैं बहुत थका हुआ आदमी क्या लड़ेगा ये, तो उनके उसके बाद जो उनका रिंग में जो उनका रिएक्शन होता है, रिंग में जो उनकी लड़ाई होती है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, दैट इज ऑलवेज अ क्लाइमेक्स। विल ही बी एबल टू विन, क्या वो जीत पाएंगे या वो नहीं जीत पाएंगे। क्लाइमेक्स जो होता है जब डिसीजन लेने का टाइम होता है, क्या डिसीजन होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या होगा अब आगे, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। तो क्रंच टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जब एक डिसीजन लेने का टाइम हो, जब बहुत ही ऐसा टाइम हो जब चीजें एकदम से चेंज होने वाली हो। तो अ क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ अ गेम व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड। हो गया। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड फ्यूल टू द फ्यूरी, याद है आपको फ्यूल टू द फायर आया था ना एक क्वेश्चन, आग में घी डालना, वही है, ये एलिवेट कर देना सिचुएशन को, एक डिसग्रेस को और वर्स बना देना, नहीं 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 ये नहीं है। टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी, और मजाक उड़ाना, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन है, खराब सी सिचुएशन है, और ज़्यादा उसको आप क्या कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, एग्रेवेट कर रहे हो, ठीक है। आ चुका है 10 टाइम्स टाई द नोट्स का मतलब क्या होता है, शादी हो जाना। ईजियर सैड देन डन आ गया है बहुत बार, ये भी ईजियर सैड, कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। मैम यहाँ पे खड़े होके कह देती है मैम कि बहुत आराम से मार्क्स ला सकते हो, लेकिन करना तो हमें पड़ता है, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ करना भी बहुत ईजी है। क्योंकि अब ये देखो, एक वीडियो है, इसको 4 बार देख लोगे, इडियम्स हो गए। ऐसे ही मैं बनाऊंगी 1 वर्ड के वीडियोस, देखो 1 वर्ड्स हो गए, ऐसे ही आएंगे, सबके आएंगे 1 वर्ड के, इडियम्स के, फिलर्स के, सिनोनिम के, एंटोनिम के, पैराजम्बल्ड के, इंप्रूवमेंट के, कॉमन एरर के, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, सबके वीडियोस आएंगे, सबके, राइट, सबके आएंगे वीडियोस। तो सारे टॉपिक्स बस ऐसे ही कर लो, चाहे फिर आपका CHSL हो, मेंस हो, CGL हो, कुछ भी हो, इसी से तैयार करो। इससे बेहतर फिर कुछ नहीं है। ग्रामर के सेशन लो और ये वाले लंबे सेशंस लो, और कुछ मत करो। प्रीवियस ईयर भी इसी में हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर टेस्ट देने के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स करो, लेकिन ये जरूर करना, ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो ईजियर सैड देन डन का मतलब ये होता है कि कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। अ टास्क विच इज एक्सपेक्टेड टू बी डिफिकल्ट, नहीं। इंटेंशनली टेल समथिंग, नहीं। वंस अ डिफिकल्ट टास्क, नहीं। Be more easily talked about than put into practice, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। रेड रैक टू अ बुल, बुल यू नो, हम लोग एक मतलब सुनते हैं, आई डोंट नो हाउ रियल इट इज, आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल, ये कर लीजिए, मैंने कहा अभी जल्दी बोला, ये करो आराम से। ये वीडियो 4 बार देखना, हर वीडियो 4 बार देखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नेट डलेगा, ले लेना मुझसे नेट, मैं हॉटस्पॉट अपना ऑन कर दूंगी, उससे कर लीजिएगा आराम से, चिंता मत करो, लेकिन पढ़ो। देखो मैंने ये सुना है, बुल जो होते हैं ना, यानी बैल जो होते हैं, यानी कि जो उनको रेड अगर दिखा दो, जो लड़ाई होती है उनको रेड दिखा दो तो वो थोड़े अग्रवेट हो जाते हैं, है ना, अग्रवेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनको गुस्सा आ जाता है। तो रेड दिखाने से गुस्सा आ जाता है, तो एक ऐसा रेड दिखा दो तो सिचुएशन क्या हो जाती है, प्रवोक हो जाती है, प्रवोक कर देना, रेड दिखा के उसको गुस्से में प्रवोक कर देना। आई डोंट नो कितना सही है, पर इसका मीनिंग तो यही होता है, एन ऑब्जेक्ट, अटरेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रवोक सिचुएशन या प्रवोक समबडी। प्रवोक करने के लिए कुछ ऐसा इंस्टिगेट, कुछ ऐसा हिंट दे देना जिससे कि सामने वाला क्या हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, प्रवोक हो जाएगा, प्रवोक्ड हो जाएगा, और वो काम करने लग जाएगा जो आप उसको कह रहे हैं, भले से गलत सही फिर वो नहीं देखेगा। बी अंडर नो इल्यूजन, किसी भी इल्यूजन में नहीं होना। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है भ्रम, इल्यूजन होता है सोचना, इल्यूजन होता है ड्रीम, इल्यूजन होता है अनरियल। तो अंडर नो इल्यूजन, अंडर नो इल्यूजन का मतलब क्या होता है, अंडर नो इल्यूजन मतलब अंडर नो इल्यूजन, अंडर नो कंफ्यूजन, अंडर नो इमेजिनेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई ओनली रियलिटी, ओनली
रियलिटी, सिर्फ वास्तविकता, ठीक है। फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब वही वाले अफेयर्स नहीं है जो आपके और आपके फ्रेंड्स के होते हैं। अफेयर्स का मतलब मैटर होता है, मुद्दे, ठीक है। करंट अफेयर एग्जाम में आते हैं तो वहां पे ये नहीं बताया जाता कि अभी आपका अफेयर किससे चल रहा है। करंट अफेयर का मतलब होता है जो करंटली अभी चल रहा है मैटर देश में, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर, राइट। कंफ्यूजन अंडर नो इल्यूजन, अंडर नो कंफ्यूजन, अंडर नो इमेजिनेशन, यानी कि यू आर इन रियलिटी। क्लियर है? चलिए, होता है ना, देखिए यहाँ पे ये एनी, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने ये बात मुझे शेयर करके बताई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, कि मैं सुनना चाह रही थी कि किसी से भी कोई मुझे ये बताए कि इन वीडियो को अगर आप सिर्फ प्ले करके आप अपने काम कर लो, सुन लो, तो क्या ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसा ही मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। तो देखो ये हेल्पफुल होता है, रियली होगा। और ऐसे ही इतने सारे इडियम्स के हैं, और मैंने वो रिपीटेड वाले वो कैप करवाए ना, रिपीटेड वाले वो कैप भी आप लोग ऐसे करोगे ना तो आपका सारा वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, सॉरी लेवल प्लेइंग फील्ड लिखा हुआ है, मतलब कि a situation in which everyone has a equal chance of succeeding। level जिसमें सबका equal चांस हो, इक्वल सेशन हो, जिसमें सबका इक्वल प्लेटफॉर्म हो, इक्वल सक्सेस के चांसेस हो, उसको बोलते हैं एक ऐसा सिचुएशन, लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसमें लेवल प्लेइंग एक लेवल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। बी इन द रेड, रेड का मतलब ही गुस्सा होता है, रेड का मतलब ही ये होता है, रेड मतलब खतरा, डेंजर, तो खतरे में होना, डेंजर में होना। बी इन द रेड का मतलब ही इज इन द रेड, इसका मतलब ही इज इन द लॉस और इन द स्टेट ऑफ लॉस और इन द स्टेट ऑफ डेट। देखो राजस्थान पटवार एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पहली बार आ रही है, राइट। तो ये सारे जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट इडियम्स है, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो एग्जाम में आता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, या जो एग्जाम में आज तक नहीं आया है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप डिसाइड कर ले। जो आए हैं सारे, इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आसपास के ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ करीबन हजार से भी ज़्यादा इडियम्स अगर मैं एक सेशन में करवा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे से इन्हीं से हो जाएगा आपका। इनफैक्ट जैसे सॉन्ग याद हो जाता है सुनने से, वैसे ही आपकी वॉइस, ओह वाओ ग्रेट, इसको पूरी लाइन की लाइन याद हो गई तो वेरी गुड। इससे क्या होगा, आपको वर्ड टू वर्ड एक के बाद याद होते रहेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी हियर। चलिए इसी के साथ चलते हैं इविल ट्विन में। इविल ट्विन क्या होता है, जब इविल ट्विन का मतलब होता है ह्यूमरसली मज़े में आपने किसी की गलत बिहेवियर को, मतलब आपने एक मजाक भी किया और आपने उसका जो उस पर कोई कमेंट करना था, सरकाज़म भी कर दिया, यानी कि ये होता है सरकाज़म कर दिया, तो आपने मजाक भी कर दिया, मज़े भी कर दिए और उसकी जो गलत बात थी वो भी उसको सुना दी। इस तरीके से एक ऐसे डबल ह्यूमरसली मीनिंग सेंटेंस टू एक्सप्लेन या एक्सक्यूज अनकैरेक्टरिस्टिक्स, किसी का गलत तरीके का जो बिहेवियर है उसको शेयर करने के लिए, उसको बताने के लिए आपने ऐसा कर दिया। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द स्क्वायर वन बार बार आ चुका है। शुरुआत जहां से करी थी घूम फिर के वहीं आ जाना, क्योंकि आपका एक्शन, आपका काम नहीं हो पाया, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट करा था वहीं से वापस आ जाना। This one used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new must be devised, नया कुछ होना चाहिए। ये देख लो, इन cahoots with, ये एक cahoots जो वर्ड होता है ना, cahoots का मतलब ही क्या होता है, किसी का पार्टनर बन जाना। कोई एक्शन कर रहा है गलत, ज़्यादातर गलत, किसी कोई जो अकम्प्लाइज बन जाते हैं ना, चोर के साथ चोरी करने में साथ देना, अकम्प्लाइज बन जाना, उसी तरीके से उसी के लिए इडियम है। इन cahoots with somebody यानी यू आर इन हिम इन ऑल हिज रॉन्ग डीड्स, उसके सारे गलत काम में उसके साथ दे देना। इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विद somebody, और इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं, स्पेशली इन रॉन्ग डीड्स, गलत कामों में साथ देने वाला अकम्प्लायर्स, ठीक है।
अच्छा ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वन वर्ड है, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को गैंग कहते हैं, तो ये वन वर्ड नहीं है, यहाँ पे इन कैहूट्स विद है, यानी कि किसी का साथ देना किसी गलत काम में, इसलिए। ठीक है, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। चूज अ सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन चुनना मतलब जो सबसे आसान है ना उसको चुन लो जाके जल्दी जल्दी से, जो सबसे पहले जिसको चुनना होता है वो सबसे आसान ऑप्शन चुन लेता है। डू द थिंग दैट इज इजीएस्ट। ठीक है, जैसे क्या करते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा इतना बड़ा चैनल है, इतना नाम है, जल्दी से इसको पेमेंट करो, जल्दी से ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लो, जल्दी से इसका पेड कोर्स खरीद लो, इजी है, तुरंत पैसे दिए खरीद लिए। लेकिन हम जैसे चैनल्स कैसे मिलते हैं, जब आप बहुत ढूंढते हो, जब आप बहुत इधर उधर से बहुत सारे लोग आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, जब आप एक्चुअली में सुनते हो, थोड़ी मेहनत करते हो सुनने में, फिर आपको रियलाइज होता है यार इससे बेहतर कुछ नहीं, फालतू मैंने पेमेंट दे दिया, फालतू मैंने इतने सारे जनों से पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हुआ। तो दैट इज कॉल्ड, क्या था वो, रिजल्ट ऑफ चूजिंग अ सॉफ्ट ऑप्शन। हर सॉफ्ट ऑप्शन सही नहीं होता, तो आपने सॉफ्ट ऑप्शन सुना लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ। एचएलएस हील क्या बन जाता है, वही अनफेवरेबल सिचुएशन, जो जहां पे 2 महीना बर्बाद हुआ। एनीवेज कोई बात नहीं, इट इज नेवर लेट, इट इज बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, एचएलएस हील क्या होता है, वो आपकी कमजोरी जो जहां आप फेल हो जाते हो, जैसे किसी की कमजोरी कुछ खाने की चीज़ होती है, किसी की कमजोरी कुछ पीने की चीज़ होती है, और किसी की कमजोरी कोई पर्सन होता है, तो वो वल्नरेबल पॉइंट जहां आके आप क्या बन जाते हैं, वीक बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एचएलएस हील। नेक्स्ट इज कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। याद है, पता है ये सबको, किसी भी बुक को कवर से जज नहीं करना चाहिए। जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म को उसके इतने सारे लोग, इतने सारे मेंबर्स, इतने सारे टीचर्स, इतना शो, इतना ड्रामा, इतने ऐड, इनसे नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्टली क्या उनका कंटेंट है, क्या उसमें मैटर है, क्या वो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो सब देखो। अगर अच्छा है तो जेन्युइनली रहो, अगर वो जेन्युइन है तो आप जेन्युइन रहो, और नहीं तो आपको जेन्युइन रहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो डू नॉट डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कई बार ऐसा होता है बुक का कवर फट जाता है क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, बहुत ज़्यादा बार पढ़ ली गई, पेजेस फटने लग जाते हैं पलटते पलटते। ऐसी बुक्स हैं मेरे पास जिनके पेजेस ना जब आप हाथ लगाओ तो उनके पेजेस फटते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें जज नहीं करना चाहिए कवर से, हमें एग्जैक्टली रियली देखना चाहिए। यू शुड नॉट प्री जज द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड। जैसा मान लो वो बहुत गंदा दिखाई दे रहा हो, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, जो हमारा सिद्दीकी है ना, ये एक्टर है, फिल्म एक्टर है, जिन्होंने किक में इनके साथ सलमान खान के साथ काम किया, बजरंगी भाईजान में सलमान खान के लिए चांद नवाब बने, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो द वे ही लुक्ड, बहुत सारे लोगों ने उनको काम देने से मना कर दिया था कि ही कैन नॉट वर्क, but later when his quality appeared before people, he became famous in just a night, है ना। तो this is called the reality। तो genuine चीज़ें देखनी चाहिए, प्री जज नहीं करना चाहिए। या फिर आप पंकज त्रिपाठी को देखो, जो कि बहुत सारे, अब तो खैर वेब सीरीज़ में भी आते हैं, वेब सीरीज़ में नहीं देखती तो आई डोंट हैव मच आइडिया, बट आई हैव रेड अबाउट हिम अ लॉट कि वो बहुत सारे वेब सीरीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे मूवीज़ में भी उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए, लेकिन ग्रेजुअली ही इज़ आइडेंटिफाइड विद हिज एक्शंस। बैक सीट ड्राइवर पता है, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, जिसका रोल नहीं होता पर वो बहुत ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट शो करता है। अ पैसेंजर हु गिव्स अनवांटेड, ये इसका रियल मीनिंग है। पीछे वाला बंदा, अरे लेफ्ट लेना था यहाँ पे, ध्यान रखो, मतलब रियर मिरर देखो, फ्रंट मिरर देखो, यहाँ देखो गाड़ी आ रही है, ऐसे करके ड्राइवर को क्या करना, पजल कर देना। फाइनली ड्राइवर क्या कहेगा कि भाई आप ही चला लो, या तो आप ही चला लो या फिर आप चुप बैठ जाओ, दो ऑप्शन। तो बैक सीट ड्राइवर ये होते हैं, और कई बैक सीट ड्राइवर्स होते हैं, इसमें और कोई मीनिंग एक्चुअली नहीं दे रखा है ना। तो क्या होता है, बैक सीट ड्राइवर जो उनका काम नहीं हो उस काम में भी वो कंटिन्यूसली अपना पोक करना जारी रखते हैं, उसको कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट इज अ बैड पैच। बैड पैच क्या होता है, मेडिकल बैंडेज, पॉट होल्ड
रोड, पॉट होल्ड रोड है ना, पॉट होल्ड रोड मतलब कि रोड पे गड्ढे जो होते हैं उसको। शॉडी रिपेयर वर्क, बिल्कुल ये सही है, शॉडी रिपेयर वर्क। बैड पैच का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, और शॉडी रिपेयर वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, बैड पैच, इट वॉज अ बैड पैच दैट केम आउट, जो आपने गलत किया उसी के लिए। नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन, बहुत बार आ चुका है। अ डाइम अ डजन मतलब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा नंबर्स में आ गई है कि अब उसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अ डाइम अ डजन, मतलब कि समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन एंड हैव नो पर्टिकुलर वैल्यू। इतनी ज़्यादा अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, उस पर्सन के लिए कहा जाता है, ये नहीं कि रात भर बैठ के उसने पढ़ाई की, जो काम ही रात में करता है, ठीक है, जो अपना कोई काम करता है, स्टडी करता है, पढ़ता है, तो उसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट, रात में स्पेशली काम करने वाला उसको कहते हैं। नॉक्टर्नल भी बोल सकते हैं, नॉक्टर्नल एक वर्ड होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति नॉक्टर्नल है, यानी कि ही इज़ रिलेटेड टू नाइट, बर्ड्स होते हैं नाइट में काम करने वाले, है ना, तो नाइट में काम करने वाले यानी नॉक्टर्नल। यानी कहीं जैसे आउल होता है, आउल इज़ अ नॉक्टर्नल वर्ड, आउल है ना, उल्लू जो होता है वो रात में ही निकलने वाला प्राणी है, रात में ही आता है बाहर, तो नॉक्टर्नल है। तो कई लोग जो सिर्फ रात में ही काम करते हैं, दे आर नॉक्टर्नल्स। थ्रो द टॉवल इन, दोबारा आ चुका, रिपीटेड है, क्या होगा इसका आंसर, कहाँ है आंसर, डिफीट कर देना, हार जाना, एक्सेप्ट कर लेना। टू क्विट एंड डिफीट, क्विट कर देना, डिफीट हो जाना। कम वॉट में, कम वॉट में देख लेंगे जो होगा, लेट्स डू वो होता है इसको, है ना। तो कम वॉट में का मतलब क्या होता है, नो मैटर वॉट, जो भी हो देखा जाएगा, लेट्स डू नो मैटर वॉट, ठीक है, जो नहीं हुआ उसकी चिंता ना करते हुए कम वॉट में, यानी देख लेंगे जो होगा, अभी हमारा एक्शन करते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक, ये भी रिपीटेड है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है कि डेडलाइन से पहले काम करने के लिए खूब स्पीडी होके काम करना, ठीक है। अगेंस्ट द क्लॉक यानी स्पीडी होके इतना काम करना, डेडलाइन ओरिएंटेड बन जाना, ताकि चीज़ें आप लोगों की बहुत आराम से हो सके, ठीक है। यानी इसका ये मतलब नहीं कि टाइम जो है वो तो अलग काम कर रहा है और आप अलग काम कर रहे हो, नहीं। द पर्सन हु मैनेजेस टाइम विल बी सक्सेसफुल, नहीं, टाइम विल मार्च, वर्क वेरी फास्ट, यस, वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, डेडलाइन के अंदर चीज़ों को खत्म करने के लिए अगेंस्ट द क्लॉक काम करना, यानी राउंड द क्लॉक काम करना, यानी मोर देन गिवन टाइम भी आप काम कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको डेडलाइन से पहले काम करना है। नो डाइस, नो डाइस का मतलब क्या है, आपके पास डाइस ही नहीं है। डाइस नो क्या रहता है, लूडो होता है ना, लूडो में जो डाइस एंड डॉट्स होते हैं, डॉट्स तो वो जो 4 आपके पास 4 कलर के डॉट्स होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, और डाइस क्या होता है, जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं। तो जब तक आपके हाथ में डाइस नहीं आएगा, आप कैसे चलोगे, फिर आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। तो डाइस का मतलब क्या होता है, यूज्ड टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस। जब आपके पास कोई चांस ही नहीं मिला, आपको डाइस ही नहीं मिली, तो आपको चांस कहाँ मिला जीतने का, चलने का ही चांस नहीं मिला, तो सक्सेस कैसे होंगे। तो डाइस नहीं है, इसका मतलब आपके पास कोई मौका, कोई चांस नहीं है। कीप एट बे, कीप एट बे का मतलब क्या होता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किसी से अपनी दूरी बना के रखना, उसको कहते हैं कीप एट बे, उसको कहते हैं दूरी बना के रखना, डिस्टेंस रखना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम क्रॉसिंग योर प्रॉब्लम, किसी को अपने आप से दूर रखना या किसी चीज़ को अपने आप से दूर रखना और रोके रखना, क्योंकि वो क्या करता है, आपको प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम कॉज करता है, कारण बनता है आपकी परेशानी का, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नो डाइस हमने कर लिया, कीप एट बे, दोनों सेम आए थे, 20 मार्च को दोनों दिन में सेम आए थे। थर्ड शिफ्ट पे आ गया रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग का मतलब क्या होता है, रिंग पता है क्या होता है, रिंग जहाँ पे वो खेलते हैं ना, दैट इज रिंग, राउंड। और फेंसिंग करना यानी डेकोरेट कर देना, है ना, फेंसिंग कर देना यानी डेकोरेट, या फिर फेंसिंग यानी जिसे अपने घर के बाहर हमने हेज लगा दी, तो बाउंड्री बना देना किसी भी तरीके से, ताकि लोग वहाँ पे ना आ सके, राइट। तो कीप फेंसिंग का मतलब होता है डबली प्रोटेक्टिंग, और क्या लिखा हुआ, बी रेडी टू फाइट फॉर व्हाट इट इज नेक्स्ट, गारंटी दैट फंड्स अलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर, यस। देखो इसको समझो कैसे होता है रिंग फेंसिंग।
रिंग है ना, ये है रिंग। रिंग मतलब देखो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में रिंग रखी हुई है, इस पर फेंसिंग कर दी। फेंसिंग करने का मतलब क्या हो गया, इस रिंग तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझ रहे हो। ये रिंग है और उसकी फेंसिंग कर दी, तो यानी कि आपका जो रिंग है वो बिल्कुल सेफ है, कोई भी हो जाए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गारंटी देना कि आपका जो फंड है, मान लो आपको आपके पेरेंट्स ने आप पे बहुत भरोसा करके आपको 2000 रुपीज़ दिए, तो आपको उस 2000 रुपीज़ को उसी में खर्च करने, फीस के लिए दिए हैं, किसी कोचिंग के लिए दिए, उसी में खर्च करने कहीं और, इसकी गारंटी उनको देना कि कहीं और स्पेंड नहीं करे हुए। तो ये आपका 2000 रुपीज़ है, ये यहाँ पे जमा होना, यही रख दिया और बाकी आपने अपने दिमाग पे बिल्कुल ताला लगा दिया कि उसकी तरफ देखना ही नहीं है, ताकि कि आप उसमें लालच में आओ और उसको कहीं और खर्च करो। कीप योर चिन अप। चिन अप कब रखते हैं आप, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप बिहेव करते हैं अच्छे से, ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या फिर आप चिन अप। कई लोग चिन अप रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि दे आर अ लिटिल बिट प्राउड, खुद पे सेल्फ सेंटर्ड है, कुछ ज़्यादा ही है, तो वो अपने आप पे खूब सारा प्राउड रखते हैं, तो इसको कहते हैं एरोगेंट। थोड़ा सा पर्सन कैसा है, एरोगेंट है, इसलिए वो अपने आप को ऊपर रखता है, मतलब दूसरों को मीन समझना, ठीक है। इट इज कॉल्ड डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है, अपने सारे तिकड़म, अपने सारे ट्रिक्स, अपनी सारी पॉलिसीज एक ही प्रोजेक्ट में मत लगा दो, ठीक है, ताकि कि क्या होगा, अगर आपने एक ही प्रोजेक्ट में अपने सारे ट्रिक्स, अपने सारे पैतरे, अपने सारे टैक्टिक्स लगा दिए और अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आगे आपके पास कोई ऑप्शन, कोई मौका नहीं मिलेगा। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सेफ, नहीं, हैव अ फूल नहीं। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। किसी एक वेंचर पे ही अपना सारा चीज मत लगाओ। नेक्स्ट इज लेट योर हेयर डाउन। हेयर डाउन होने दो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाल गिर रहे हैं, मतलब आप कैसे आ गए, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे, कैन यू कम लाइक दिस, कि आपके बाल गिर रहे हैं, आपका फेस शैबी हुआ है, कपड़े इधर उधर जा रहे हैं और आप आ गए, तो इसका मतलब क्या है, रूली बिहेव करना, या फिर कुछ ऐसा बिहेव करना जो कि फॉलो जनरली नहीं होता है, डिफरेंट बिहेव करना, तो अनइनहैबिटेडली बिहेव करना, यानी ऐसे बिहेव करना जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेट योर हेयर डाउन। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच। जब तक हैचिंग नहीं हुई है, जब तक मुर्गी ने बच्चे नहीं दिए हैं, आप ये प्लान मत करो कि 7 बच्चे होंगे, मैं बाहर जाके बेचकर आ जाऊंगा और उससे मेरे पास, मतलब एक जो एग होगा उससे मुझे 10 रुपीज़ मिलेंगे, तो मेरे पास 70 रुपीज़ आ जाएंगे और उन 70 रुपीज़ से मैं क्या करने वाली हूँ, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी जो 99 का होता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि कूपन कार्ड है तो उससे मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये क्या होते हैं, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव बन जाता है, पक भी जाता है, सर्व होने ही वाला होता है कि अचानक जो है मुर्गी के सारे अंडों पर आके एक बॉटल गिर जाती है और वो सारे अंडे टूट जाते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग। तो इसका मतलब है यू शुड नॉट मेक प्लान्स दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग गुड happening before you know that is it has actually happened। जो अभी हुआ ही नहीं है उससे रिलेटेड आप अगर कोई प्लान बना रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ देखो एक रिक्वेस्ट आई है, मेरा नंबर भी कोई ज्वाइन कर ले। कहाँ ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हो, मुझे पता है कहाँ ज्वाइन करने की बात कर रहे हो। लेट मी टेल यू, एक नंबर है मेरे पास 9462 इसके बाद है 24491, ये है मेरा एक नंबर। इस नंबर पे बहुत सारे लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए बहुत छोटा सा प्रोसेस है, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद क्या करेंगे, सेव करने के बाद आप इस नंबर का और आपके नंबर का एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। जब आप ग्रुप बना लेंगे ना तो ऑब्वियसली एक लिंक जनरेट होगा ग्रुप का और इस लिंक को आप अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर कर देंगे, और शेयर करना क्यों है, लिंक बनाना क्यों है, ग्रुप बनाना क्यों है, तो लेट मी टेल यू, ये बनेगा एक ऐसा ग्रुप जहां मिलते हैं इंग्लिश के बेस्ट नोट्स जो नहीं मिलेंगे किसी भी पेड कोर्स में। एक ऐसे नोट्स जो बनाए हैं एक ऐसे पर्सन ने जो चाहता है
कि सबको हेल्प मिले। और वो पर्सन कौन है? आई एम द पर्सन। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ताकि कि कोई भी पर्सन हो इंडिया में जो पढ़ना चाहता है तो उसको मेरे हैंड रिटन नोट्स फ्री में मिल जाएं, क्योंकि ऐसे नोट्स हैं जो आप लोगों को किसी पेड कोर्स में बहुत सारे पैसे देने पे भी नहीं मिलेंगे। और एक ऐसे नोट्स भी हैं जो अगर इंग्लिश में अच्छा बच्चा भी, ऐसा भी बच्चा है ना जो कहता है कि मेरे को इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, उसको भी नहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी और कोई भी कॉमन एरर हो यूं ही उड़ा दोगे अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए तो बहुत आराम से शेयर कर दो। देखिए यहाँ पे अमित हंस रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपको मेरे वजह से हंसने का मौका मिला। तो बहुत आराम से ग्रुप बन गया है ना आपका, तो बहुत आराम से ग्रुप बन जाते हैं। शेयर कर दो, 50 मेंबर्स को जोड़ लो और जोड़ने के बाद इस नंबर को एडमिन बना दो। जो हमारे एडमिन साहब है वो ग्रुप बनते ही आपको शेयर कर देते हैं, है ना। तो बहुत आसानी से बन जाता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बनाए बहुत आराम से ग्रुप बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पे। द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ क्या होता है? लास्ट स्ट्रॉ मतलब कि खूब देर से परेशानियां आए जा रही हैं और एकदम लास्ट में थक के चूर हो गए। बहुत आसान, छोटा सा आया। मान लो मैंने सुबह से खूब सारा काम कर दिया, अब घर में है, लॉकडाउन है तो घर के काम करने पड़ते हैं, तो खूब सारे काम कर दिए। लास्ट में सिर्फ रह जाता है एक कॉफ़ी मग जिसको क्लीन करना है। अब बहुत छोटा सा काम है, बहुत आसानी से हो जाता है, बट मैंने उसे करने का मन ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यार इतने सारे मैंने काम कर लिए ना कि छोटा सा काम भी मेरे लिए अब बड़ी मुसीबत बन गई। आई डोंट वांट टू फिनिश इट, अब मैं उसे नहीं करना चाहती। दिस इज कॉल्ड द लास्ट स्ट्रॉ। अ माइनर डिफिकल्टी, एक छोटी सी परेशानी, बट कमिंग ऑन द टॉप ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज। इतनी डिफिकल्टी आ गई कि जो टॉप वाली है मुझे इतनी टफ लग रही है, हालांकि कुछ नहीं है इसमें, पर मुझसे नहीं हो रहा। दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबेयरेबल। और मुझे लग रहा है ये कप अपने आप धुल के रखा जाए बस कैसे भी, तो मुझे शांति आए, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कैसे बनेंगे यार, बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है। हाँ होती है नीड, आराम से होती है, तो लोगों की भी नीड होती है, ऑब्वियसली होती है। तो शेयर करो ना। मेरे मतलब हमारे व्हाट्सएप पे, जैसे मेरे व्हाट्सएप पे 1600-1700 लोग हैं, और जो हमारा वो वाला ग्रुप है उसमें तो बहुत सारे हैं, पर वहाँ पे मैंने कभी शेयर नहीं करा। आप लोग कर सकते हैं अपने फ़ोन में, नहीं तो FB वगैरह है, यूज़ करिए ना। SSC के कितने ग्रुप्स, थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप SSC के मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ स्टडी ग्रुप्स मिल जाएंगे। फेसबुक पे जाके शेयर कर दो, उन पे सिर्फ लिंक ही तो शेयर करना, बोलो इंग्लिश के बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, बहुत आराम से मिलेंगे, बहुत आराम से मिलेंगे। करके देखो, जेन्युइनली नहीं होता है तो बताना, करके देखो। वैसे न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक में नए किड का आना का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारे फ्लैट में अगर कोई नई फैमिली आ जाती है, नया बच्चा आ जाता है, तो उसको सब चीज़ एकदम नई नई लगती है। कैसा गार्डन, कैसे स्विमिंग पूल में जाएंगे, कैसे क्लब हाउस में जाएंगे, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं। तो न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड न्यू किड ऑन द ब्लॉक। कम इन हैंडी, हाँ बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, तो जो लोग नए आ रहे हैं गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा है और आपको अच्छा लग रहा है सेशन, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, तो लाइक करने लायक सेशन है ना। और दूसरी बात कि ये वाला जो वीडियो है इसको भी आपको 4 टाइम्स वैसे ही देखना। आज आपने देखा और आज आपने पूरा सुना, स्टे एंड लर्न सेशन है ये, है ना, कम एंड गो सेशन नहीं। तो स्टे एंड लर्न करोगे तो सुन के बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद सुन के फ़ायदा होगा, दूसरे बार जब आप रिवाइज करेंगे तो वो जो आपने फर्स्ट डे आज जैसे देख रहे हैं, जो आपको नए नए मिल रहे हैं उनके नंबर को नोट कर लीजिए, दूसरे बार उनको बहुत ध्यान से पढ़े। जब थर्ड टाइम आप इसको टेस्ट दे विदाउट वॉइस, जैसा कि मैंने उस दिन बता दिया था, तो उसको करेंगे ना आप, जब आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर 4th टाइम पूरा फिर से सुन लें, आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। इस तरीके से इन वीडियोस को आपको सुनना है, देखना है, राइट। चलिए इसी के साथ कम इन हैंडी आ गया। हैंडी अगर कोई चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर्स, नहीं, टर्न आउट टू बी यूजफुल। यस, कोई ऐसी चीज़ जो हैंडी हो तो बहुत आराम से यूजफुल होने वाली हो। लेट बायगॉन्स बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग खाना खाने गए थे, अरे 12:30 बजे खाना, वेरी गुड, हम लोग लेट खाते हैं,
लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मतलब जो बीत गया उसे बीत जाने दो, रात गई बात गई, लीव इट, खत्म करो यार। हो सकता है कि पिछले बार नहीं हुआ एग्जाम में, हो सकता है कि पिछले बार एग्जाम होते होते रह गया। 20 को बहुत सारे लोग चेक इन में कर लिए थे दूसरे सिटी में, स्टेट में जाने के लिए, और फिर पता चला कि उनका तो वहाँ पे एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अभी आपके पास एक फ्रेश स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, फ्रेश वेज स्टार्ट हो गए हैं, तो अब इसमें लग जाओ। फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस और कॉज और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बी रिकनसाइल्ड। जो हो गया उसको भूल जाओ और सेटिस्फाइड रहो, खत्म करो सब कुछ, पानी डालो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हीव अ साई ऑफ रिलीफ, हो गया, जाने दो, चैन की सांस लो, ठीक है। इसके नोट्स मत बनाओ, बस वो नंबर, जैसे ये नंबर है ना बेटा, जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है 22 मार्च शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 118 है। इतने देर से देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि नंबर जो है ये अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, पीडीएफ मिलेगा तो ये नंबर नोट कर लो। 22 मार्च शिफ्ट 2 का 118 मेरे लिए नया था, जब मैं दोबारा पढ़ूंगी ना तो 22 मार्च शिफ्ट 2 का 118 जरूर देखूंगी, ताकि मुझे ये याद हो जाए। बस इस तरीके सुनना है केवल इसको, मैंने बना दिया है, क्यों बनाना है नोट्स, डबल मेहनत मत करो। पीडीएफ इज अवेलेबल। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम में। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, नीचे मेरा फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप, मेरे नोट्स के नंबर, मेरा टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम, सब कुछ दिया हुआ, वहीं पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे से कर लीजिएगा, ठीक ना। इग्नोर करना पड़ेगा ना चैट, इतने सारे चैट्स नहीं ले सकते, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। चलिए, अ लॉट ऑन योर प्लेट, आपके प्लेट में खूब सारा, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी थाली भरी हुई है, इसका मतलब हमारी प्लेट फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, हमारी सिचुएशन, हमारी लाइफ। अरे गुड आफ्टरनून और बोल दो 3 बार, कम लग रहा है ऐसे तो, है ना। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए ना आज के सेशन में, उतने बार गुड आफ्टरनून बोल। चलो, इसको बहुत रिपीट करने का शौक है। कहाँ है इसका आंसर? अ लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाना, टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। 22 मार्च पे पहुंच गए हैं। एक बार मैं डेट देखती हूँ कौन से मार्च तक CHSL के एग्जाम्स जो हैं वो हुए हैं, है ना। 28 मार्च, बस खत्म होने वाले हैं, 28 मार्च तक है, 25 पे पहुंच गए हैं, तो हो सकता है 30-40 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस खत्म होने वाला है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर होना यानी आज आई एम फीलिंग स्लाइटली अनवेल, थोड़ा सा अनवेल हूँ मैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है, नासाज है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लाइटली अनवेल एंड लो स्पिरिट। हाँ, ये लो स्पिरिट होना, अंडर द वेदर होना, अनवेल होना, नॉट इन द पिंक, नॉट इन द पिंक होना का मतलब भी यही होता है, नॉट इन द पिंक होना, लो स्पिरिट्स में होना, अनवेल होना या अंडर द वेदर होना, एक ही बात है इन सब की, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलो, बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब, जैसे कि अगर मेरे पास माइक है, और जैसे कल हुआ था, कल हम लोगों की क्लासेस नहीं आई थी, बहुत सारे लोग हैरान परेशान हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग मैसेज कर करके पूछ रहे थे कि मैम क्लास है कि नहीं है। तो कल हमारा जो माइक था वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, समझ में आ गया, इसलिए कल क्लास नहीं हुई। तो कुछ हमारी जो डिवाइस थी वो नॉट वर्किंग प्रॉपरली हो गई थी, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली, इवनिंग की क्लास भी कल नहीं आई। समझ में आया? आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट पे चलते हैं। साइट फॉर सोर आइज, सोर आइज मतलब अच्छे से, ठीक है। साइट फॉर सोर आइज मतलब अच्छी सी सीन दिखने वाला, जो आंखों को एकदम आंखों को प्लीजिंग करने वाला सीन। अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिलीव टू इजी टू सी, किसी को देख के अगर आप खुश हो जाते हो और वो पर्सन सामने आ गया तो। पिछले क्वेश्चन का आंसर, कौन सा क्वेश्चन का आंसर, पिछला कौन सा क्वेश्चन था? आउट ऑफ ऑर्डर का, ये डिवाइस वर्किंग नहीं कर रही थी प्रॉपर, और उसके पहले क्या था? अंडर द वेदर मतलब अनवेल हो जाना, ठीक है। अब इससे पहले का नहीं बताऊंगी मैं। कोल्ड फिश, कोल्ड फिश मतलब एक ऐसा पर्सन जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है किसी चीज में, है ना। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, उसको कैसा फील हो रहा है आपको ये पता नहीं चल रहा है। पिंक रेस्ट नहीं, पिंक रेस्ट नहीं, अंडर नॉट इन पिंक होना यानी हेल्दी नहीं होना, ठीक है। वेल मतलब कि ठीक, तबियत ठीक नहीं होना, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज बेंड ओवर बैकवर्ड्स। देखो मैंने उस दिन बताया था बेंड ओवर बैकवर्ड्स, उस दिन भी आया था, आज भी आया है। अब बेंड ओवर बैकवर्ड्स हम नहीं हो सकते। आप लोग सब बैठे हैं ना अभी आराम से, मैं यहाँ पे वो सीन नहीं कर सकती, एकदम सीधे खड़े होना और
पूरा पीछे झुक जाना, ठीक है। जब आप पूरा पीछे झुकोगे तो आपको रियलाइज होगा एक पॉइंट के बाद हम नहीं झुक सकते हैं पीछे, ठीक है। तो इस पे इडियम बना हुआ, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ पूरा झुक जाना। इसका मतलब क्या होता है, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग इन ऑर्डर टू, साम दाम दंड भेद सब लगा देना, ठीक है। किस लिए, पाने के लिए। जैसे कि अभी आप लोग क्या हैं, एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो एग्जाम की तैयारी करने में साम दाम दंड भेद सब लगा दे। और कई बार क्या होता है ना, मैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। जब हमारे फैमिली में माई यंगर ब्रदर when he was in class 10th, है ना, तो he was not so good in studies, बहुत अच्छा नहीं था वो, तो ठीक है, मतलब एवरेज स्टूडेंट था, 60% बन जाती थी, 62 बन जाती थी। तो माई मदर यूज्ड टू बी वरीड अबाउट हिम कि क्या होगा इसके रिजल्ट का। तो व्हेन ही केम इन क्लास 10th, तो जैसे जब हम लोग 10th में या हम लोगों की पढ़ाई होती थी, तब तो हम लोगों को सिर्फ बुक्स और अच्छी बुक्स और अच्छी चीज़ें, पेन्स और ये सब ला के दिए जाते थे। जब उसके एग्जाम्स होते थे तो उसको गिफ्ट्स दिए जाते थे, ताकि कि अच्छा टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आओ, ये वाला गिफ्ट मिलेगा, ये वाली चीज़ ले आओ, ये वाला गिफ्ट मिलेगा। इससे भी काम नहीं चलता तो रिंग्स बनाई जाती है, ग्रीन वाले स्टोन की रिंग्स पहन लो, पिंक वाले स्टोन की रिंग्स पहन लो, तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और कुछ नहीं तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते थे, कौन से समय पढ़ने से बहुत अच्छा होता। तो दिस इज कॉल्ड, यू नो, मदर इज द अल्टीमेट पर्सन, जो कि हर तरीके से केयर करने के लिए तैयार रहते। तो उसके साथ यही होता था, हर चीज़ उसके लिए हो जा रही है, ठीक है, ताकि बस उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, अच्छे से आ जाए रिजल्ट। तो बस पंडित जी भी आ रहे हैं, हर हफ्ते हमारे घर में पंडित जी आते थे मुहूर्त निकालने के लिए कि इस हफ्ते कौन कौन से मुहूर्त शुभ है पढ़ाई करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड साम दाम दंड भेद, है ना। हर एफर्ट करने के लिए तैयार है ना, कि आपको ये अचीव करना है, किसी भी तरीके से अच्छे परसेंटेज बन जाए उसके लिए। तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। वो टाइम बहुत पुराना था, अब ऐसा नहीं होता है, अब चीज़ें चेंज हो गई, पूरा आपका जो हार्डवर्क है, एफर्ट है, वो ही पे करता है, ठीक है। चलो, टू हिट द सैक, हिट द सैक को बहुत सारे लोग टू डाई मान लेते हैं, पर ये गलत है। टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, सोने जा रहे हैं। जब हम सो जाते हैं ना, जब हम सो जाते हैं तो एकदम सैक की तरह कोई कहीं भी हिला दे, उठा दे, कर दे कुछ भी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यू आर स्लीपिंग, कंप्लीटली स्लीपिंग। कोई शिफ्ट कर दे आपको तो इट डजंट मैटर मच, राइट। दिस इज कॉल्ड हिट द सैक। होकस पोकस, व्हाट इज होकस पोकस? होकस पोकस क्या होता है? जिगजैग मैनर में चलना फिरना, या रिच पीपल बट हु आर शैलो एंड ग्रीडी डूइंग अ जॉब हैफर्डली, या वर्किंग, ये तो हो गया। मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटी टिपिकली डिजाइन टू ट्रिक समवन। देखो क्या होता है, मूवीज में हम लोग देखते हैं जनरली, याद होगा 3 इडियट्स में। 3 इडियट्स में ऐसा होता था, आमिर खान जो थे ना, क्या करते थे, बहुत बार ट्रिक करने के लिए, लोगों को प्रैंक करने की कोशिश करने में बहुत बार होकस पोकस बन जाते थे। वो क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, बट वो बोल कंटिन्यूअसली रहे ताकि कि सामने वाला इरिटेट हो जाए, परेशान हो जाए, पर इन्वॉल्व हो जाए आपकी बातों में, और उसका जो ट्रिक है वो चुपचाप से प्ले हो जाए और लोगों को उसके बारे में पता ना चले। दिस इज कॉल्ड होकस पोकस, ठीक है। मीनिंगलेस टॉक पर डिजाइन टू ट्रिक समवन, किसी को परेशान करने के लिए टॉक करना। फायर द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को फायर देना, यानी कि जो इमेजिन किया है, जिस बारे में सोचा है, उसको फायर, उसको मतलब एग्जीक्यूट करना, ठीक है। डू समथिंग इन अनबिलीवेबल, एडवाइस समवन टू बी मोर प्रैक्टिकल, टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड, टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स ड्रीम्स और एम्बिशन। नहीं, टू डू समथिंग अनबिलीवेबल, जो सिर्फ इमेजिनेशन था वो ही कर लेना, उसको बोलते हैं फायर द इमेजिनेशन। पुलिंग योर लेग, to trick or lie, to do, नहीं, to beg for a favor, to succeed by making other feel, to create trouble for others, बिल्कुल एग्जैक्टली। पुल, किसी को लेग पुलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं? ट्रिक करना किसी को, है ना। लेग पुल करना, किसी की खिंचाई करना, तो लेग पुल करना ट्रिक करना ही होगा। टू ट्रिक और लाई टू समवन इन अ प्लेफुल मैनर। किटी कॉर्नर, किटी कॉर्नर मतलब जहाँ पे चीज़ें ना किटी कॉर्नर में रखी गई हैं। किटी कॉर्नर का मतलब क्या होता है, एक चीज यहां रखी हुई है, यहाँ है, और एक चीज यहाँ है, उसको एकदम यहाँ से लेके यहाँ जाना पड़ेगा अपनी दूसरा, और वो भी एकदम ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में इतनी सारी चीजें, उसको यहाँ से निकल कर यहाँ से ऐसे 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 करते हुए यहाँ आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डायगोनली ऑपोजिट चीजें रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर दी गई हैं। थिंग्स लोकेटेड डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है।
नेवर नेवर लैंड, इमेजिनरी लैंड है ना, जो कभी है ही नहीं, जो सिर्फ इमेजिनेशन में मिलेगा, उसको बोलते हैं इमेजिनरी एरिया। एवरी डॉग हैज़ अ डे, हर डॉग का एक दिन होता है, मतलब एवरीबडी हैज़ अ गुड लक, एवरीबडी हैज़ अ चांस अ डे। आई कांट थिंक स्ट्रेट, मैं सीधा नहीं सोच सकता, मतलब क्या होता है, कैनॉट थिंक रैशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेलमिंग विद द इमोशन, किसी के इमोशन में इतना डूब जाना कि चीज़ें बिल्कुल साफ साफ हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं, उसको कहते हैं आई कांट थिंक स्ट्रेट। कई लोग जब लव में होते हैं, सामने वाला पर्सन बॉय और गर्ल वो बिहेवियरली गुड नहीं है, कैरेक्टर वाइज गुड नहीं है, या उसके एक्शंस अच्छे नहीं है, पर अगर इफ़ यू आर इन लव विद द पर्सन यू विल नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन हिम, क्योंकि आपको सीधा सोचना ही नहीं आ रहा, आपको वही अच्छा लग रहा है जो वो दिखा रहा है। तो दिस इज ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ओवरवेलमिंग विद इमोशन, दिस वन, ठीक है। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का होता है मतलब कॉस्ट कटिंग। अभी जैसे कई कंपनीज क्या कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, जो खर्चा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है उसको हटा दिया, जो पर्सन ज़रूरी नहीं है उसको हटा दिया, तो इससे क्या हो रहा है, कंपनीज हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं कंपनी से वो अभी रिमूव किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट कटिंग पे आ गई है। कई खर्चों में भी बहुत ज़्यादा कटौती करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया एक तरीके से कंट्री में, है ना, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। वन हैज़ टू सेक्रीफाइस टू अचीव गोल्स, नहीं, रिमूव द एजेस, नहीं, इवन अ कावर्ड, नहीं नहीं नहीं, डू समथिंग पर फंक्शनली, सो यस, सो एज टू सेव टाइम और मनी। ऐसे टाइम के लिए होता है, पर कट कॉर्नर्स जनरली मनी के लिए। द टेल इज वैगिंग द डॉग, देखो टेल इज वैगिंग द डॉग, वैसे जनरली टेल को वैग किया जाता है, टेल को हिलाया जाता है, पर डॉग अपने टेल हिलाता, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, टेल हिला रहा है किसको, डॉग को। यानी छोटी सी चीज़ बड़ी सी परेशानी, बड़ी सी चीज़ को क्या कर रही है, परेशान कर रही है। जो अनइम्पॉर्टेंट सा पर्सन है, अनइम्पॉर्टेंट सा पार्ट है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है किसके लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। द लेस इंपॉर्टेंट और सब्सिडरी फैक्टर पर्सन और थिंग डोमिनेट्स अ सिचुएशन। जब ऐसा होता है, छोटा सा पर्सन है, कोई पियन है, वो मतलब डोमिनेट कर रहा है क्योंकि उसको चीज़ें ज़्यादा पता है, ठीक है। रैग्स टू रिचेस, रैग्स यानी वैसे रैग्स किसके लिए आते हैं, रैग्स आते हैं बोरे वगैरह के लिए। रैग्स कुछ भी नहीं था, ही वॉज इन रैग्स, यानी कटे फटे कपड़े थे, है ना, उसके पास कुछ नहीं था। तो रैग्स से रिचेस तक, पुअर से रिच तक आ गया, मतलब उसका जो स्टेज है वो बिल्कुल लो था और अब बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स राइज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वन ऑफ ग्रेट वेल्थ। शूट थ्रू, शूट थ्रू का मतलब क्या होता है, रीच योर टारगेट बाय ब्रेकिंग थ्रू, नहीं, लीव। शूट थ्रू क्या होता है, लीव करना, छोड़ देना, स्पेशली जब आपको किसी को अवॉइड करना हो, जब आप किसी से मिलना नहीं चाहते, तब होता है शूट थ्रू। यू शूट, आई शॉट थ्रू द रूम बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू मीट और टॉक टू द और फेस टू द पर्सन। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इट इज नॉट बिग, इट्स नॉट अ बिग डील, इतना बड़ा थोड़ी ना ये बात। स्पीक इन जार्गन, नहीं, यूज्ड टू से दैट यू डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, यस, ऐसा लगता है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। कई लोगों की आदत होती है हर चीज़ को यूं ही मानते हैं, एम ही सा छोटा सा, है ना, पर इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट इज पास द बक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे शिफ्ट कर देना, किसी और पे जिम्मेदार ठहरा देना या किसी और को जिम्मेदारी दे देना, दिस इज कॉल्ड पास द बक, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज पुल द प्लग, ढूंढ कर लिया था हमने। आप अगर काम कर रहे हो और काम करते करते अचानक किसी कोई आया, आपका प्लग निकाल के चला गया, आपका लैपटॉप बंद हो गया, आपका मोबाइल चार्ज होना बंद हो गया, तो आपका जो काम था, आपका जो एक्शन था, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यानी एक्शन को स्टॉप कर देना, रोक देना, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से रोक देना या कंटिन्यू होने से रोक देना, दिस इज कॉल्ड पुल द प्लग। नेक्स्ट इज एज हाई एज अ काइट, जो ड्रिंक करके आते हैं लोग, अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक कर लिया है तो सिचुएशन कैसे हो गई है, दे आर इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए और दे डू नॉट नो वर्ल्ड एंड मतलब स्काई और अर्थ, उन्हें कुछ नहीं पता, दे आर एज हाई एज अ काइट, दे आर बैडली इंटॉक्सिकेटेड। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, ये आ चुका है पहले, रिपीटेड है, मतलब कि
जब प्रॉब्लम आए, जब परेशानी आए, तभी उसको बारे में बात कर लेना, तभी उसके बारे में सोच लेना। अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो हैप्पी सिचुएशन है, उसको एंजॉय करो। जब परेशानी आएगी, जब मुसीबत आएगी, तब उसको हम देख लेंगे, राइट। A little bird told me, a little bird told me that you are not coming on my birthday or to meet me. ऐसा किसी ने मुझे कहा कि तुम नहीं आने वाले हो मेरे बर्थडे पे। तो लिटिल बर्ड ने कहा, किसने कहा मुझे? लिटिल बर्ड में। जब आपको कोई बात शेयर करनी होती है लेकिन पर्सन का नाम नहीं बताना होता है, तब इट इज कॉल्ड अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। व्हेन यू आर हाइडिंग द सीक्रेट, यू आर कीपिंग द नेम अनटोल्ड, है ना, आप उसमें चीज़ें नहीं बता रहे हो। तो 26 मार्च पे पहुंच गए हैं, 28 मार्च तक है, बस खत्म होने वाला है। स्टैब समवन एट द बैक, ये तो बहुत इजी है, सिंपल है, बहुत बार सुना हुआ है। स्टैब करना है यानी पीछे से वार करना है, यानी किसी की या तो बैक बाइटिंग करना या किसी को धोखा देना, दोनों चीज़ें हो सकती है। किसी को बेट्रे करना, धोखा देना, चीट करना, फ्रॉड करना किसी के साथ, दिस इज कॉल्ड बेट्रे। ओवर माई डेड बॉडी, ये डायलॉग है जो में हमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मूवीज़ में मिल जाता है, पुराने लव स्टोरी वाले हिंदी मूवीज़ में मिल जाता है। जब एक बॉय जो है किसी गर्ल से या गर्ल जो है किसी बॉय से, जब दे आर इन लव मैडली एंड दे वांट टू गेट मैरिड, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? अगर तुम ऐसा करोगे तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा, कहते हैं ना। बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें ये डायलॉग बोला गया, यू कैन शेयर द नेम, ठीक है। ओवर माई डेड बॉडी, तो यूज टू एम्फसाइज दैट वन कंप्लीटली ऑपोजिट समथिंग। अगर कोई, वो उन्हें पता है कि मेरे बच्चे जो है वो मुझे मेरी लाश से होके गुजरेंगे, ये असंभव है, इसका मतलब ही इज नॉट सपोर्टिंग योर आइडिया, और इसलिए वो आपको ऐसा चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके बिल्कुल भी, जब अपोज करते हैं कंप्लीटली, तो ऐसा चैलेंज दिया जाता है। ऐसा तब कहा जाता है जब कंप्लीटली आप अपोज कर रहे हो सिचुएशन के। टंग इन चीक, टंग इन चीक आ गया है, मतलब मोस्ट इनसिंसियर वे में हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमने बहुत बार कर लिया बेटा, है ना। 2016 में थ्राइस वी हैव डन इट, 15 में भी हो गया, इसलिए इसको दोबारा से नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, मीनिंग बता दूं, इन एन आयरनिक और इनसिंसियर वे। पैडल टू द मेटल, मेटल पे पैडल लगाना, मतलब मेटल में पैडल लगे, ऐसा लग रहा है क्या कर रहे हो, इतनी ज़्यादा तेज, इतनी ज़्यादा ड्राइव कैसे कर रहे हो, यानी कि खूब तेज ड्राइव करना, हवा से बातें करना, हिंदी में बोला था हवा से बातें करना, यानी खूब तेज चलना या खूब तेज वॉक करना या खूब तेज ड्राइव करना, दिस इज कॉल्ड पैडल टू द मेटल। लेंड मी योर ईयर प्लीज, जब आपकी कोई बात नहीं सुनता ना, जब ऐसा होता था व्हेन वी यूज्ड टू इन द क्लास, और क्लास में एक सर आते थे, नेम नहीं बताऊंगी मैं ऑब्वियसली क्योंकि ये चैनल है, तो क्या पता कभी देख लें वो। तो क्या होता था, व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम, वो लिटरली वो रिक्वेस्ट करते थे कि एक बार बात सुन लो, बस एक बार बात सुन लो, क्योंकि ही वॉज सो पोलाइट, ही वॉज सो जेन्युइन, सो काइंड, कि स्टूडेंट्स जो है उनका थोड़ा सा अंडू एडवांटेज उठा लेते थे, उनको पढ़ाने नहीं देते थे, उनसे बात करते रहते थे, और उनका टॉपिक जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो जब एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता था तो ही यूज्ड टू से प्लीज लेंड मी योर ईयर, मतलब ही पोलाइटली, क्योंकि बहुत पोलाइट थे, बहुत लविंग, बहुत स्वीट से थे, तो वो सिर्फ अपना अटेंशन सिर्फ पाने के लिए वो ये बात हमेशा हम लोगों को क्लास में कहते थे, लेंड मी योर ईयर। रन आउट ऑफ स्टीम, पढ़ चुके हैं हम इसको बहुत बार। स्टीम का मतलब क्या होता है? एंथुजियाज्म, एनर्जी और एक्साइटमेंट। जब आप में एनर्जी नहीं है, जब आप में एक्साइटमेंट नहीं है, जब आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल डल हो जाओगे। तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब आप में एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, आप में एंथुजियाज्म, आपकी एनर्जी, आपका इम्पटस, आपका जो भी स्टैमिना है वो पूरा क्या हो गया? ख़त्म हो गया है। यू आर रनिंग आउट ऑफ इट। और रन आउट ऑफ यानी कमी हो जाना किसी चीज़ की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द भी आता है जनरली इसमें बोलने में, पर ये होता नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मतलब कि द लास्ट पॉइंट, लास्ट टास्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट। नहीं, लास्ट इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में लास्ट, बट नॉट लास्ट इन इम्पॉर्टेंस,
इंपॉर्टेंस में लास्ट नहीं, सीक्वेंस वाज लास्ट। मतलब ये बोला जाता है जब हम लोग पूछते हैं, जब हम लोग कुछ अनाउंस करते हैं तब जनरली ये यूज होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो, तो लास्ट है पर लीस्ट नहीं है, यानी कि आखिरी तो है पर इंपॉर्टेंस इसकी कम नहीं है। गो बेली अप हो जाना यानी कि खाली हो जाना, बेली कुछ नहीं है यानी कि बैंकरप्ट, अब इसके पास कोई पैसा नहीं है एकदम। जैसे कि कई लोग होते हैं, सहारा का हम एग्जांपल लें, अभी जो कुछ लोग हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर द फेवर फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट उनका साथ नहीं दे रही है। अ शॉट इन द आर्म पे शॉट लग जाना, लूज फिजिकल स्ट्रेंथ, लूज मोटिवेशन एंड एनकरेजिंग स्टिमुलर, गेट हिट बाय समथिंग, है ना। लूज फिजिकल स्ट्रेंथ कि आपके आर्म में शॉट लगा हुआ है, यानी कि आप में अभी एनर्जी नहीं है, आप में अभी एक्शन को करने का स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ को आपने खो दिया। वही वैसा ही है जैसा अभी हमने देखा था। योर नंबर इज अप, अब तुम्हारा नंबर है, यानी अब तुम्हारा चांस आ गया है ना, यानी तुम्हारा वक्त आ गया है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव होता है। The time has come when someone is doomed to suffer a disaster. जब जंगल में शेर जो है ना, वो वाली कहानी सुनिए क्या, जंगल में शेर जो है रोज एक एनिमल को खाता था, फिर जब एक रैबिट का चांस आया तो उसको बोला गया योर नंबर इज अप, है ना। तो जो फॉक्स होती है वो बोलती नहीं नहीं नहीं, आई विल ट्राई कि ऐसा ना हो, है ना। तो आई विल ट्राई, आई विल मेक द जो लायन है, आई विल मेक हिम चीट, आई विल डू चीट, आई विल मेक फ्रॉड समथिंग। तो जो हमारा एनिमल है, जो लायन है, उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ही विल नॉट अंडरस्टैंड एंड विल मेक हिम चीट, मेक हिम फूल, लेट्स बी फूल हिम। तो योर नंबर इज अप मतलब क्या होता है कि जब आपका गलत समय आपका शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं नाउ योर नंबर हैज बीन स्टार्टेड। When pigs fly, कभी आपने देखा पिग्स को फ्लाई करते हुए, या कोई ऐसा चांस, कोई ऐसा मौका कि पिग्स उसमें फ्लाई करने वाले हो, इसका मतलब ओके विल मीट व्हेन पिग्स फ्लाई, विल डू इट व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि ना कभी पिग्स फ्लाई करेंगे और ना कभी ये होगा, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कभी पूरा नहीं होगा, उसको कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। डे ड्रीमिंग अबाउट फैंसीफुल थिंग्स, फैंसीफुल क्या होता है, इमेजिनेशन, ठीक है। नहीं, अनदर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी डॉग हैज डे, नो, a way of saying that something will never happen। जब आपको ये कहना होता है कि we will never meet, तो आप ये तो नहीं कहोगे we will never meet, ये तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, हम कभी नहीं मिलेंगे, तो आप क्या कहोगे will meet when pigs fly, है ना। इसका मतलब will never meet एक्चुअली तो यही होगा, बट सामने वाले को एक उम्मीद हो सकती है, आप जगा सकते हो अगर उसको ये इडियम नहीं आता है तो। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, कर चुके हैं इसको हम लोग थ्राइस। बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ होती है तो उसको कहते हैं यार एक आर्म और एक लेग लग गया, ये तो बहुत महंगा है। वाइन एंड डाइन भी पढ़ चुके हैं हम लोग। लिव अ हेडोनिस्टिक लाइफ, नहीं, व्हेन समबडी इज ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील, जब किसी को बहुत ही एक्सपेंसिवली ट्रीट किया जाता है तब हम लोग यूज़ करते हैं वाइन एंड डाइन। क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर फिंगर्स कब करते हैं, जब कुछ अच्छा होने वाला हो, उसके लिए हम पहले ही क्रॉस फिंगर्स कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं हमारी वो बहुत अच्छी हो। टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम टू, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, उसके लिए हम लोग करते हैं क्रॉस योर फिंगर्स। हाँ, अरे क्या हुआ, चेंज हो गया स्लाइड अचानक से। तो गाइज यहाँ पे 2017 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोगों ने एक साथ कर लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने कर लिए हैं भाई। मैंने बोला था किसी को यहाँ पे कि जल्दी से बताओ मुझे कि कितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उतने आप लोगों को उतने बार गुड आफ्टरनून बोलना था ना, आपको नहीं किया उसने अभी तक ये काम। एनीवेज, सेशन हमारा यहाँ पे ओवर हो गया है। इडियम्स जो थे पहले वाले मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 15, 16, 18 के हमने लास्ट सेशन में कर लिए थे, 17 उसमें ऐड नहीं हो पाया था वीडियो में, तो हमने 17 को आज अलग से लास्ट में लिया है, ठीक है। तो हमारा ये सेशन तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन एक्शन आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्टे एंड लर्न का सेशन है। तो इसमें आपको क्या करना था, इसको पूरा एक दिन सुनना है, वो नंबर्स नोट करने थे जो आप लोगों को नहीं आते थे, ठीक है ना, उसको आप लोगों को सुनना था। तो वो सुनना आप लोग
दोबारा से इसको ज़रूर देखेगा। जब दोबारा देखेंगे तो उन नंबर्स को हाईलाइट करते हुए सुनना, थर्ड टाइम टेस्ट देना, और थर्ड टाइम बिना वॉइस के, मेरी आवाज़ मत सुनना, और फोर्थ टाइम पूरी आवाज़ सुनकर रिवाइज कर लेना, राइट। इस तरीके से आपका पूरा जो यहाँ पे ये वीडियो है उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं, करीबन 1000 क्वेश्चन इडियम्स के यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। दैट रियली विल मेक डिफरेंट इन योर लाइफ, राइट। बहुत ज़्यादा आपको अलग सा फील होगा। तो बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन के याद करने का इडियम जो सेशन है हो जाएगा। और ऐसे ही अभी सिर्फ इडियम ही नहीं, अभी बहुत सारे सेशंस आने वाले, वन वर्ड के, सिनोनिम के, एंटोनिम के, फिलर्स के, पैराजम्बल्ड के, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, इंप्रूवमेंट के और कॉमन एरर के भी। आई नो कि इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी एज वेल कि कैसे होगा, बट कैसे भी होगा हमें इसको करना है, एंड वी विल डू इट डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर लाइक नहीं करा है गाइस तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने शेयर नहीं करा है सेशन को तो प्लीज़ 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 share it to all the needy person, all the persons who are really preparing for it। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स को जानते हैं उन सबको इसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर से एक और ऐसे ही अच्छे वाले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप योरसेल्फ सेफ। थैंक यू वेरी मच।